हाँ, तो बोल ये रहे थे कि आप लोग को पता है कि ड्रीम आईएएस की स्टूडेंट ममता 64th बीपीएससी एग्जाम पास कर गई है, रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है। तो आज ममता, आप लोगों का कुछ क्वेरी है। नेचुरली कोई अगर आप सक्सेसफुल स्टूडेंट देखते हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल हाई होता है और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट उससे ही पूछ ले कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। एक्चुअली इंस्टीट्यूट तो गाइड करता ही है, बट जो स्टूडेंट तुरंत तुरंत निकाले होते हैं उनको कई बातें कुछ ज़्यादा भी पता होती है। तो ममता जो है आप लोग का क्वेरी लेगी, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि ममता जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करे कि कैसे उनके दिमाग में आया कि वो इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करे। वैसे आपको बता दे कि ममता जब प्रिपरेशन शुरू की तो ऑलरेडी वो 28 ईयर्स की हो चुकी थी और यूपीएससी में जो अटेम्प्ट्स है वो 32 ईयर्स तक ही चांस रहता है। तो बिल्कुल लेट 28 ईयर्स में वो मैरिड लेडी स्टार्ट करती है और फाइनली वो सक्सेस तक पहुंचती है। तो ममता भी शेयर करेगी अपना एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद हम कुछ बताएंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ममता को पढ़ाने का, और उसके बाद क्वेरी हम लोग जो भी क्वेरी आप लोगों का होगा वो डील करेगी। आप लोग इस बीच में अगर वो कुछ बोल रही होगी और अगर क्वेरी आएगा आप लोग के दिमाग में, तो आप लोग उसको चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग भूल जाएंगे कि पूछना क्या था। तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वो उसके बाद उस चैट बॉक्स का क्वेरी ले लेगी और उसके बाद फिर 1 to 1 जैसे अगर आप लोग को जो जो पूछना होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। तो ममता को हम दे रहे हैं कमांड। ममता। गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर पहले तो सबसे पहले तो थैंक यू सर। और खैर बहुत अच्छा लग रहा है। कभी मतलब सपने में सोचे थे कि हाँ ऐसा बोलेंगे, लेकिन क्या क्या बोलेंगे, कब क्या, मतलब ऐसा मतलब लाइव हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल ऐसा मतलब टाइम आएगा, ये मेरे दिमाग में नहीं था। मतलब उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे एक्चुअली। करना तो था ही लेकिन प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये जो मेरा जर्नी रहा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत कुछ रहा है। लेकिन बोल सकते हैं कि दिमाग में तो खैर प्रिपरेशन तो स्टार्ट किए हम बहुत 28 ईयर्स में, मतलब जब हो चुका था तब। लेकिन अगर हम अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले से शेयर करें, जैसे जब स्कूल में थे तब तो दिमाग में तो बहुत कुछ आता था। तो एक सेकंड। हाँ, दिमाग में तो आता था कि हाँ करना क्या है। तो खैर मेरा पहले तो था कि इंजीनियरिंग करना है। तो स्टैंडर्ड 10 में जब हम थे ना, हम विद्या भारती चिन्मय विद्यालय टेल्को का स्टूडेंट रहे। तो वहाँ पे जब स्टैंडर्ड 10 में थे ना, तो एक आईएएस क्लियर की थी, 51 रैंक था उनका। तो वो आई थी हमारा करियर काउंसलिंग के लिए। तो वो जो बोलते हैं ना पिन पॉइंट, कि वो उस समय मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये तो मतलब ये बनना है। क्योंकि हमारा जो मेरा बैकग्राउंड रहा है पीछे, मतलब खैर फैमिली तो हमेशा सबका बेस्ट रहता है, मेरे मेरे भी फैमिली मेंबर्स बेस्ट रहे, लेकिन बैकग्राउंड जो रहा है कि हाँ बैकग्राउंड से कुछ मिला है। तो मतलब जैसे इंस्पिरेशन तो पहले नहीं सोचे थे। पहले तो ये सोचे हाँ नॉर्मल यहाँ पे टाटा मोटर्स है तो इंजीनियरिंग करेंगे, टाटा मोटर्स में पापा हैं तो हम भी ज्वाइन करेंगे, ऐसा ऐसा सोच था। लेकिन जब वो आईएएस, वो जो करियर काउंसलिंग के लिए आई स्टैंडर्ड 10 में, तो फिर मेरे दिमाग में हाँ आईएएस। तो लेकिन वो सिर्फ वो पिन पॉइंट की, लेकिन कैसे करना है क्या करना है पूरा ब्लैंक, मतलब जीरो। 12th पास हुए, 12th हाँ साइंस लेके पास, मतलब मैथमेटिक्स था, साइंस लेके किए। इंजीनियरिंग नहीं हो पाया, बाहर नहीं जा पाए, या इंजीनियरिंग में जो भी है नहीं कर पाए। तो फिर थोड़ा सा ब्रेक हो गया मेरा। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, तो अब बस हुआ कि ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। सारे लोग बोले कि ठीक है इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन कर लो। तो ग्रेजुएशन कर लिए। तो ग्रेजुएशन 2004 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए। 2000 हम एक्चुअली 8 में क्लियर किए। 2004 में क्योंकि वो इंजीनियरिंग वाला भूत नीचे उतरा नहीं था कि नहीं हमको फिर भी जाना है इंजीनियरिंग, कैसे हम छोड़ सकते हैं, मैथ्स कैसे छोड़ सकते हैं, और कॉलेज में प्लेन मतलब ऑनर्स लेके ग्रेजुएट होना, तो ये दिमाग में सेट ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन तो 2004 ड्रॉप हुआ
और 2005-6-8 जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो अब क्या? क्योंकि दिमाग में तो वो पोक कर रहा है, वो हमेशा पिन करता रहता था कि हम क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन तो कर लिए और ये फिर पता चल गया था कि ग्रेजुएशन के बाद ही ये सिविल सर्विसेज़ या कुछ कर सकते हैं। तो फिर क्या है कि अच्छा जब पेपर नहीं हुआ तो क्या है कि का बहुत ज़्यादा ये नहीं था, तो उस समय फिर हुआ कि करना कैसे करें? तो फिर हुआ कि ठीक है मतलब प्रिपरेशंस कोचिंग इंस्टीट्यूट से होते हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट है वो सब अभी मतलब पूरी तरह से कुछ नहीं पता था क्योंकि हम लोग एज़ अ मतलब नेट भी नहीं उतना ज़्यादा नहीं था और हम क्योंकि अ, पीछे का जैसे उतना ये भी नहीं था कि नेट से जुड़े हुए रहे या फिर दुनिया से बहुत ज़्यादा पेपर वो सब नहीं मतलब हम ऐसे नहीं थे, मतलब नहीं जुड़ पाए उस समय। तो 2008 में सिर्फ़ ये पता था कि हमको करना है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली फिर उसके बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेज़ आए जिससे 2009 में ही मेरी शादी हो गई। अब 2009 में शादी जैसे हुई तो फिर से लगा कि पूरा ब्लैंक हो गया। बहुत लोगों के घर मतलब वो होता है कि लोग हार मान जाते हैं, तो फिर से लगा कि हाँ, ब्लैंक हो गया। फिर अब ठीक है, अब तो अब कहीं नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। जैसे सबके मन में होता है तो मेरे मन में भी था कि जो इस तरह का प्रिपरेशन है दिल्ली वो सब जगहों पे ही जाके हो पाता है। तो अब शादी हो गई तो अब तो घर से जाने मिलेगा नहीं। तो दिमाग में ये था कि अब यहीं हम रुक गए अब। तो फिर सब कोई बोले कि अब ठीक है एमएससी कर लो, एमएससी में एडमिशन ले ले, लेकिन मेरा मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा था वो पढ़ने में। लेकिन एमएससी है वो कर तो रहे हैं और उस समय ठीक है, जो सर पढ़ाते थे पढ़ लेते थे वहाँ के सर। लेकिन वो जो पीछे में मेरा वो छूट जा रहा था, लग रहा था कि लाइफ चल रहा है लेकिन कुछ छूटा जा रहा है मेरा, क्योंकि ऐज भी चला जा रहा है और फिर हम सब कुछ छूट रहा है। तो फिर वो हमेशा करता रहता, फिर एक फ्रेंड बताया कि अच्छा यूपीएससी तुमको करना था, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे हम पता किए हैं यूपीएससी शायद होता है, तो यहाँ पे ही रह के तुम कर सकती हो। तो फिर लगा कि हाँ, चलो कुछ तो एक रास्ता मिला, चलो यहीं पे कर लेते हैं। फिर वो इंस्टीट्यूट गए, तो वो इंस्टीट्यूट एक्चुअली एडमिशन तो ले लिया यूपीएससी बोल के, लेकिन क्या हुआ कि हम एसएससी वो था एक्चुअली एसएससी और बैंकिंग के लिए। तो वहाँ जब गए तो वहाँ का बेस्ट थिंग जो हम बोलेंगे बेस्ट थिंग कि वहाँ पे मेरे को सर मिले, विवेक पांडे सर। अ, मतलब उस समय वहाँ पे मिले, ख़ैर उनके लिए तो बहुत कुछ बोलना है, लेकिन हम जर्नी पहले अपना कंप्लीट करते हैं। तो वहाँ पे सर मिले। अब एसएससी का बैच और फिर उसके बाद क्या, वहाँ पे यूपीएससी के लिए पर्टिकुलर कोई बैच ही नहीं था। 3, 4, 5 लोगों को उन लोग एडमिशन ले लिए थे यूपीएससी के नाम पे, लेकिन वहाँ पे क्लासेस नहीं देते थे। ख़ैर ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा बोलना, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि देखा जाए तो उनके चलते मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। हम खुद भी किए हैं, लेकिन जब गए तो वहाँ पे शायद अगर इस जैसा मतलब मिल जाता मतलब प्रॉपर एक गाइडेंस तो शायद मतलब पहले ही कुछ अच्छा हो गया रहता। ख़ैर, तो वहाँ पे सर मिले और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एसएससी के क्लासेस होते थे। एसएससी के क्लासेस में बैठ-बैठ के जो भी है क्लासेस किए, मतलब कर रहे थे। फिर उसी बीच फिर हम जैसे ही सर का क्लास किए तो फैक्ट बताएँ कि जब करंट अफ़ेयर्स हम अपना बता रहे एक्सपीरियंस, जब करंट अफ़ेयर्स ना पहले से ही मेरा कुछ भी करंट अफ़ेयर्स में इंटरेस्ट भी नहीं था ना, वो क्या है कि सिर्फ़ हमको पाना था लेकिन कैसे पाना है कुछ भी आइडिया नहीं था। ये भी नहीं पता था कि हाँ, कैसे मतलब करंट अफ़ेयर्स कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो फर्स्ट क्लास याद है एसएससी बैच में विवेक पांडे सर करंट अफ़ेयर्स का क्लास लिए थे। तो वो पहला ही क्लास था ना कि उसमें क्या है कि सर इंटरनेशनल कुछ-कुछ कंट्रीज़ को लेके उसका करंट बता रहे थे। हम बोले इस तरह से तो हम कभी पढ़े ही नहीं। ये कैसे मतलब इस तरह से ही होता होगा। तो फिर वो बताए, फिर सर को हम पहली बार उस दिन अपना रियल मतलब गोल बताएँ क्योंकि सर तो बाकी स्टूडेंट एसएससी के बैच में अगर कोई स्टूडेंट मिलेगी तो सर को तो पता नहीं है। फिर सर से हम पूछे उसी दिन बात किए कि सर मेरा एक्चुअल गोल यूपीएससी है, हम यहाँ पे एडमिशन ले लिए हैं, तो फिर कैसे करना है, क्या करना है? तो सर उस दिन ही बहुत कुछ बुक्स के बारे में बताया लेकिन एग्ज़ैक्ट बोले तो मतलब हम सॉरी भी बोल रहे सर को, "सर मेरे को उस दिन कुछ समझ में नहीं आया कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन कैसे करना है कुछ नहीं आया। बुक पता है लेकिन कैसे पढ़ना है नहीं पता है क्योंकि बुक तो बहुत रहते हैं ना तो क्या करना है?" लेकिन उस समय सर बोल तो दिए लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा कि हाँ, एक्चुअल स्टार्ट कैसे करें। हम इंस्टीट्यूट के ही भरोसे मतलब थे। वहाँ पे कुछ हम मतलब थोड़ा अपना बात बोले भी। मतलब वहाँ पे अपना बात रखे कि एक्चुअल आप एडमिशन लिए हैं लेकिन आप
हम लोग को तो वो क्लासेस दे नहीं रहे हैं। तो उसके पीछे हुआ बहुत, उन लोग मीटिंग वीटिंग किए। फिर लेकिन सर फिर उस समय हेल्प किए हमको कि मतलब सारे लोगों को जो भी है, सर फिर क्या किए कि उनका जो भी बैचेस होता था, उसमें हम लोग को आउट ऑफ द वे जा करके बोले कि आप लोग जो भी बैचेस रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत बोले, तो वहाँ पे हम लोग को अलाउ हो गया कि हर बैचेस में सर का हम बैठ सकते हैं। तो सर का जो भी हो, एसएससी हो, फिर उसके बाद एक मतलब वहाँ पे एक टाटा स्टील मतलब पिछड़े लोगों के लिए कुछ स्कीम चला करके वहाँ पे क्लासेस करवाते थे, तो वो क्लासेस भी किए थे हम। मतलब उसमें भी बैठ-बैठ के मैक्सिमम क्लासेस हम इसी तरह से कंप्लीट किए। मतलब कंप्लीट किए, लेकिन फिर भी वो यूपीएससी जो एक था कि यूपीएससी हो पाएगा कि नहीं। तो फिर उसके बाद अब करे तो क्या करे, कुछ एकदम ब्लैंक सा रह रहा था। फिर भी तो ये जब हम जर्नी हम जो बोल रहे हैं एडमिशन का, ये 2014 का बात है। तो 2014 में ही ना, जब 6-7 महीना इस तरह से बीत गया था, तो फिर हम प्री दे दिए। वो सब कोई वहाँ पे प्रेशर मतलब आया कि हाँ, चलो प्री दे देते हैं। वहाँ पे कुछ-कुछ क्लासेस ख़ैर सर लोग, बाकी सर लोग भी थे, लेकिन कुछ-कुछ क्लासेस जो लोग लिए थे, तो हम लोगों को क्या लगा, हिस्ट्री मेरा बैकग्राउंड रहा नहीं है, तो फिर लगा कि अरे! हिस्ट्री तो अच्छा ये भी ऐसे होता है। लेकिन एग्ज़ैक्ट वो जो पढ़ा रहे थे, हम अपना एक्सपीरियंस बताएँ, 1 वीक गए तो मेरा सॉरी अ, स गुप्ता पीरियड चल रहा था, दूसरे वीक गए तो मुगल पीरियड चल रहा है। अब मेरे को कुछ पता ही नहीं कि अरे! इतना बीच का सब का है, इतना ही पढ़ना है। तो इस तरह से क्लासेस हो रहे थे। उस समय सर हिस्ट्री नहीं लेते थे वहाँ पे। तो करंट अफेयर्स लेते थे और फिर सर को पॉलिटी का क्लासेस दिया था, और पॉलिटी इतना टफ है, और सर भी वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड थे, सर एसएससी बैच ले रहे थे। और फिर उसके बाद ये बैचेज़ में भी जो दे रहे थे, तो अ, मतलब अजीब ही था ख़ैर सिचुएशन। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे 56 का मेंस प्री दे दिए हम, तो उसमें अब मेंस निकल गया। प्री निकल गया, तो अब मेंस में उस समय क्या था ना कि 56 और 59 का जो बीपीएससी था, उस समय मेंस में 2 ऑप्शनल होते थे। अभी तो पैटर्न चेंज हो गया, उसके बारे में करेंगे। लेकिन उस समय 2 ऑप्शन होते थे, और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है पूरा ज़ीरो है। मैथ्स हम क्वेश्चंस फिर देखे नहीं, मतलब नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन का तो हम बता ही दिए मेरा क्या कंडीशन रहा है। ग्रेजुएशन में मेरा 51% रहा है, तो आप सोच ही सकते हैं कि ग्रेजुएशन हम किस तरह से पास किए होंगे। तो मतलब नहीं था, वो बिल्कुल ही नहीं था, और जो क्वेश्चन्स आते हैं मैथ्स का, वो हम देखे कि एमएससी लेवल का है, एमएससी में एडमिशन तो ले लिए थे, लेकिन उस लेवल का हमको पता है कि हम नहीं कर पाते, तो फिर हिस्ट्री रहा। अब दूसरा ऑप्शन क्या चूज़ करें, तो सारे लोग बोले एलएसडब्ल्यू ले लो, ये ले लो, तो अब खुद से तो होता नहीं है। मतलब खुद से होता है, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, मतलब हम नहीं सोच पा रहे थे। फिर सर से हम पूछे कि क्या लेना है, तो फिर सर उस समय बोले मतलब कि हम साइकोलॉजी आपको गाइड कर सकेंगे, साइकोलॉजी अगर आप लेंगे तो हम पढ़ा सकेंगे। तो फिर मेरे पास हम फिर आँख बंद करके हाँ, साइकोलॉजी पढ़ना है। ख़ैर लेकिन आँख बंद करके उस समय जो डिसाइड किए ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत इंटरेस्टिंग था, और फिर वो इंटरेस्ट जगता रहा। तो फिर उसके बाद एक्चुअली यूपीएससी में फिर हम साइकोलॉजी एज़ अ ऑप्शनल ले लिए। तो 2014 में जब मेंस दे दिए बीपीएससी का, तो बीपीएससी तो करना था नहीं, यूपीएससी ही टारगेट था। लेकिन 2015 भी हो गया। फिर उसके बाद 2015 में क्या हुआ ना, हम बताए ना 5-6 मतलब हमारा ग्रुप था। तो उसमें एक जो लड़की है, वो चली गई दिल्ली। तो वो दिल्ली चली गई, तो फिर उसके बाद फिर लगा कि अरे! यहाँ तो सही में हो नहीं रहा है, वो तो दिल्ली चली गई, तो हमको भी जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम बहुत सारे रिसोर्सेज़ नहीं होने के वजह से हम क्या किए ना, हम एक बार सर से पूछना चाहे कि हाँ, एक्चुअली क्या रहेगा सही। तो फिर क्या है ना कि सर से बात की हम, मतलब सर का उस दिन बहुत टाइम लिए, लेकिन सर से हम बात किए कि क्या सर, मतलब यहाँ से नहीं हो पाएगा, तो फिर हम, क्योंकि सर भी तो रिस्ट्रिक्टेड है, इंस्टीट्यूट में है, सर रिस्ट्रिक्टेड है, सर का अलग रहता है तो बात अलग रहता है उस समय। तो सर बोले कि ऐसा नहीं है। वहाँ पे फिर सर बताएँ वहाँ का जो रियल चैलेंजेज़ है, वहाँ पे जाके क्लासेस करने का, कि आपको सब कुछ खुद से देखना पड़ेगा, और मतलब यहाँ यहाँ क्या है, फैमिली सपोर्ट है, तो खाना-वाना मतलब जो भी हो, जो बेसिक जो है, वो तो यहाँ फुलफ़िल हो जाएगा। वहाँ पे उसके लिए भी आपको ही स्ट्रगल करना पड़ेगा।
और फिर पढ़ाई के साथ-साथ सारा कुछ मैनेज कर पाना, ये शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। और ऐसा नहीं है कि बाकी और जगहों से नहीं निकलता है, जो स्टूडेंट और अच्छा गाइडेंस रहे तो स्टूडेंट कहीं से भी निकल सकते हैं। तो फिर सर का बात लगा कि हाँ, ये बात तो है। और सर का जो पढ़ाई था फिर हिस्ट्री में अगर आ जाए तो हिस्ट्री में तो फिर हिस्ट्री सर को दे दिया गया। तो हिस्ट्री में वो डिफरेंस जो दिखा ना, वो मुगल और जो गुप्त काल किए थे हम, जो पहला वीक गुप्त और दूसरा वीक मुगल, तो ही समझ में आ गया था कि सर, मेरे समझ में तो बिल्कुल ही आ गया था कि सर का क्वालिटी में कहीं कमी नहीं है। लेकिन और कितना है वो नहीं पता था, और बाकी सब्जेक्ट का क्या है वो नहीं पता था। लेकिन फिर भी सर कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स लेते थे और सर फिर उसके बाद अलग से हम लोग को करंट अफेयर्स के लिए टिक कर करके देते थे। मतलब द हिंदू बोले थे पढ़ने के लिए, तो वो सर पढ़ाते उस समय नहीं थे हम लोग को द हिंदू, लेकिन क्या है, हम लोग को हेल्प करने के लिए वो सर अपना टाइम स्पेंड करके हम लोग को आर्टिकल्स चुन-चुन करके देते थे, कि हाँ, आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप इससे कर लीजिए। तो ख़ैर उस समय उतना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उस समय सर उतना गाइड तो किए थे। फिर आए 2015 में जो मेरी फ्रेंड चली गई वहाँ दिल्ली, तो फिर सर जब क्लियर किए तो फिर भी हमको लगा, मतलब ठीक है यहीं से करते हैं। फिर वो 6-7 महीना एग्ज़ैक्ट हमको याद नहीं है अभी बहुत उसका, तो 6-7 महीने बाद वो वापस आई। तो वापस आके जो सर को फीडबैक दी ना और हम लोगों से जो बात की, वो तो देखा जाए तो एक मतलब ये पता चल गया था कि हम यहाँ से हो सकता है। क्योंकि वो बोली सर को कि सर आप जो हिस्ट्री पढ़ाए ना हम लोगों को, तो हिस्ट्री वहाँ पे जो हिस्ट्री है, वहाँ पे हम एग्ज़ाम में आपका हिस्ट्री पढ़ के एग्ज़ाम देते हैं। और उस समय काफ़ी स्टूडेंट 3000 4000 या उससे ज़्यादा होंगे, एग्ज़ैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे वो रैंक होल्ड करती थी। तो फिर वो फिर लगा कि हाँ, फिर वो बाकी भी बोली, क्योंकि यहाँ पे आके कुछ क्लासेस, क्योंकि ऑलरेडी एनरोल्ड थी तो क्लासेस करती थी। तो फिर और एक याद आ रहा है कि सर बायो पढ़ा रहे थे, तो उस समय जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा रहे थे, क्योंकि एग्ज़ैक्ट लाइन याद है, तो जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा रहे थे, तो उस समय भी वो बोली कि सर हम लोग को भी यही पढ़ाया गया है। तो फिर वो एक लाइन ऐड की कि सर आपका सब्जेक्ट्स में तो सब कुछ वहाँ जैसा है या उससे बेटर ही है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? ये वो बोली कि बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? क्योंकि वहाँ पे तो सर बायो उस समय लेते थे, पॉलिटी का कुछ क्लासेस मिलता था और हिस्ट्री, और बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बहुत कुछ है। तो फिर ये तो हुआ। ख़ैर इसी तरह से वो, लेकिन उससे क्या हुआ ना कि एक मॉरल उस समय और बूस्ट हुआ कि हम यहाँ पे रह के कोई गलती नहीं कर रहे। वो दिमाग से तो पहले मतलब निकल ही गया था, लेकिन और एक वो जब बोली तो फिर फ़ील हुआ, और वो भी अच्छी स्टूडेंट रही है। तो फिर फ़ील हुआ कि हाँ, मतलब सर का इसमें कोई ये नहीं है, मतलब कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अब तो कैसे होगा? बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? तो इसी तरह से यूपीएससी तो चलता रहा है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए 2016 में जब दिए तो फिर फ़ील तो हो गया कि सर जो-जो करंट अफ़ेयर्स का पॉइंट किए थे तो वो पढ़े तो हैं। लेकिन पढ़े हैं, लेकिन यूपीएससी का जो लोग भी अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो देखे होंगे कि कुछ-कुछ जो करंट अफ़ेयर्स से ही क्वेश्चन्स रहते हैं, लेकिन कुछ जो एक पॉइंट्स रहता है वो स्टैटिक या फिर वो रहता है जो कि वो पेपर में या आया होगा या फिर अगर नोट्स नहीं बनाया है तो नहीं हो पाएगा, वो रहता है। तो क्या है कि इस तरह से वो छूट गया, जानते हैं लेकिन पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर फ़ील हो गया था, क्योंकि मेरा एज भी पार हो रहा था, तो फिर हमको फ़ील हो गया कि नहीं अब, मतलब यूपीएससी तो नहीं, अब स्टेट हम छोड़ चुके थे कि 56 ही दिए, 60 वाला नहीं दिए। 60 से 62, लेकिन फिर हम आ गए वापस कि हाँ चलो बीपीएससी देखते हैं, बीपीएससी करके। तो क्योंकि साइकोलॉजी भी इधर सर से क्लासेस चल रहा था, अलग से सर से क्लासेस ले रहे थे साइकोलॉजी का। तो फिर उसके बाद बीपीएससी का हम 63rd भरे, फॉर्म भरे। फिर 63rd का जो बीपीएससी है, तो उस समय 2016 में ही ना हम सर को फिर बोले, जब एग्ज़ाम दे के आके फिर सर को बोले कि सर आप पढ़ाए तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप अलग से हम लोग को कुछ करवाइए, जैसे इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आया मेरे को उसमें, तो इकोनॉमिक्स का आप करवाइए और मतलब करंट अफेयर्स को हम लोग को गाइड कीजिए, अलग से थोड़ा टाइम दीजिए ये इंस्टीट्यूट से अलग। तो सर फिर हम बोले कि हाँ कुछ लोग तो है, तो सर फिर अलग से हम लोगों को मेरे ख्याल से 2016 का ही एंड में
वो सर अलग से पेपर और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स वो अलग से सर करवाने लगे। तो खैर अलग से करवाए, फिर धीरे धीरे सर फिर अपना इंस्टीट्यूट खोले। तो इंस्टीट्यूट खोलने के बाद फिर मतलब फिर जाकर के पता चला एक्चुअल सब्जेक्ट में पढ़ना क्या रहता है। हिस्ट्री तो पता था, क्वालिटी बहुत हद तक सर वहाँ पे दिए थे, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे सर का टाइम लिमिट रेस्ट्रिक्टेड था, पता नहीं वहाँ पे शायद ऐसा रहा होगा, तो नहीं वो कर पा रहे थे। तो फिर यहाँ जब इंस्टीट्यूट खोले तब फिर हम यहाँ पे तो एनरोल्ड होना ही था, तो यहाँ पे साथ में हम लोग को ले। फिर क्या है ना, सॉरी ये शायद म्यूट हो गया था। फिर क्या है कि वो 2017 में सर अपना यहाँ इंस्टीट्यूट खोले, यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे फुल फ्लेजेड वे में स्टार्ट हुआ। तो फिर अब 63rd हम बीपीएससी दिए थे। अब सर का क्लासेस फुल फ्लेजेड वे में मिला। अब क्या हुआ, अब दूसरा प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सर तो बहुत पढ़ा दिए, ठीक है, 63rd का हम एक्सपीरियंस बता रहे बीपीएससी का। 63rd का साइकोलॉजी पढ़ा दिए, बहुत हो गया, साइकोलॉजी भी हो गया, हिस्ट्री तो था ही, प्लस क्या है पॉलिटी तो था ही, सारा कुछ था। हाँ, अलग से बीपीएससी के लिए हमको करना पड़ा। अलग से क्या है कि बिहार का करे किए, और उस समय भी क्या है ना कि बिहार का और जो भी मैथ्स बैकग्राउंड रहा, तो मैथ्स में तो नहीं प्रॉब्लम हुआ। अ, और बिहार से रिलेटेड जो भी है वो हम खुद से कर लिए। कुछ-कुछ बुक्स है वो हम बता देंगे कि हाँ, क्या बुक्स से हम फॉलो किए थे। लेकिन बिहार का अलग से किए। बाकी सब्जेक्ट्स में सर का ही नोट्स और सर का ही जो भी गाइडेंस रहा, जैसे लक्ष्मीकांत सर बोले थे, और फिर उसके बाद उस समय सर राजीव अहीर को बोले थे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अहीर आप लोग एक रेफरेंस के लिए रखिए, और फिर जो हम पढ़ाएँगे वो जो एक्स्ट्रा होगा वो आप नोट करते रहिएगा। इस तरह से सर का स्टार्ट हुआ क्लासेस। पढ़ा तो दिए बहुत, अब 63rd मेंस लिखने मिला हमको। अब क्या है कि 63rd मेंस जब गए, तो क्या होता है ना कि ये हम तो जैसे लिखते थे, तो यहाँ पे क्या है, टाइम बाउंड नहीं है। खैर हम कोई भी टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं किए थे। खैर ये बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जॉइन किए थे। तो सर जैसे बताते थे उसी को लिख लेते थे, वो हो गया। अब क्या है 63rd का मेंस देने गए, तो वहाँ पे अलग ही प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ कि 63rd में अब आता बहुत है, लिखना बहुत है, टाइम ड्यूरेशन हम मैनेज ही नहीं कर पाए। जैसे कि गांधी, और सर उस समय रिसेंटली गांधी पढ़ाए थे, हम 7-8 पेज तक करीब 1 घंटा 15 मिनट तक गांधी ही लिखते रह गए। फिर रियलाइज किए, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री होता है फर्स्ट पेपर, फिर रियलाइज करे हम कर क्या रहे हैं, ये तो इतना ज्यादा हो गया। और प्लस तो वो 63rd नॉलेज में कहीं कमी नहीं था, टाइम मैनेज नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा आता था, लग रहा था कि सब आता है, लेकिन लिख ही नहीं पाएँगे तो ऐसा आके क्या फ़ायदा? और हम क्या किए कि बहुत बेस्ट लिखने के चक्कर में 4 साढ़े 4 4 साढ़े 4 क्वेश्चन ही कर पाए। साइकोलॉजी में भी बहुत सारा था उस समय तक, मतलब वही है, टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत खराब रहा 63rd में, जिसके चलते वो 63rd तो खैर एग्ज़ाम हॉल से निकल के ही पता चल गया था कि नहीं होने वाला है। सर को हम बता दिए कि नहीं सर, बहुत खराब रहा क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए। जो मैथ्स हम कर सकते थे, मैथ्स फर्स्ट पेपर में पूरा मैथ्स ही छूट गया, 2 क्वेश्चन तो वैसे ही छूट गया, 8 क्वेश्चन करना रहता है, 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट गया। तो फिर इस तरह से 63rd हुआ। अब आते हैं 2018 64th का आया। तो 64th में प्री हुआ, ठीक है, मेंस के लिए तो बहुत रेडी थे, इस बार स्ट्रैटेजी भी बना ली थी कि नहीं, टाइम को मैनेज करना है, और टाइम जितना क्वेश्चन में पहले डिवाइड कर लेना, उससे 5 मिनट 6 मिनट तक ही बढ़े, 5 मिनट भी बहुत है, तो उसमें अगर बढ़े तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके ही लिखना है, मतलब वो मैनेज किए। फर्स्ट 2 पेपर तो अच्छा गया, जो साइकोलॉजी पेपर है, वो थोड़ा खराब हो गया। उसमें क्या है कि मतलब एक क्वेश्चन में वैसे ही जब बहुत आता रहता है तो होता है कि अरे मेरे को सब कैसे आ सकता है, सब पेपर अच्छा कैसे जा सकता है, ऐसा भी थॉट आ रहा था, क्योंकि वो पीछे बहुत स्ट्रगल रहा है, तो फिर वो ऐसा आ रहा था कि अच्छा ये सारा कैसे आ सकता है, हम कुछ जरूर गलती कर रहे थे। ये मेरे साथ 2016 में भी वहां पे प्री का पेपर में ऐसा हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे 2000 जो अभी मेंस दे रहे थे, तो फिर उसमें हुआ, लेकिन खैर हो गया। हम थोड़ा डिप्रेस थे 64th को लेकर के भी, कि मेरा लास्ट पेपर अच्छा जाता तो काफी अच्छा आता।
लेकिन शायद नहीं हो पाएगा। खैर रिज़ल्ट आया तो फिर देखें हाँ, हो गया। तो इस बीच हम प्रिपरेशंस छोड़े नहीं क्योंकि 64th गया तो गया, लेकिन 65th के लिए भी वो कंटिन्यूअस करते रहे। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस जो भी प्रिपरेशंस करते रहे, फिर उसके बाद कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स में जो कॉन्फिडेंस आने लगा, हम सर को रिक्वेस्ट की कि सर हमको चांस दीजिए। तो सर का जब यहाँ ड्रीम आईएएस खुल गया था तो फिर सर एसएससी बैच भी यहाँ पे उस समय था, अभी तो प्रॉपरली सिविल सर्विसेज वाला हो गया। तो सर को हम बोले कि सर एटलीस्ट मैथ्स और वो सब में, क्योंकि अब तो मेरे में ये था कि ये कंफर्म थे कि अब हम कर लेंगे, लेकिन अब क्या, तो अपने आप को उस तरह से तो मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे हम लेना शुरू कर दिए क्लासेस, मतलब साथ में क्लासेस भी लेते थे, और फिर ये प्रिपरेशंस भी कंटिन्यू रहा, कभी प्रिपरेशंस छोड़े नहीं। फिर क्या हुआ कि ये फिर आया, अब रिजल्ट आ गया इसी बीच। फिर 65th का प्री दे दिए, 65th का भी मेंस देने का मौका मिला। 65th का मेंस में मेंस से पहले ही रिजल्ट आ चुका था 64th का कि हो गया है। तो अब दोनों फिर मेंस और इंटरव्यू दोनों में फिर कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन क्या कि किसमें ज़्यादा ये दे, तो फिर लगा कि नहीं, मेंस 64 तो ऐसे ही ये हो गया है। 65th को फिर 65th में अच्छा गया है, वो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेकिन कंपैरेटिवली जो कमी था उधर, हम 65th में मतलब सारा कुछ सही करके अपना बेस्ट दिए हैं। और फिर उसके बाद अब आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी था कि करना क्या है, क्या कैसे? तो उस समय भी सर गाइड किए। सर बोले कि जो आप है, इसमें क्या होता है ना कि अब इस समय जब हो जाता है ना, तो और भी जैसे यूट्यूब वो सब में बहुत जगह ये था कि आप जैसे मेरा आदत है हाथ हिला करके बोलने का, तो बहुत लोग बोले कि ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो फिर सर का एक बात याद है हमको कि सर ये बोले सर कि आप अपना जो रियल है आप वही रहिए। बहुत अपने आप को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चेंज करने जाएँगे तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएँगे। तो फिर वो हम फ़ॉलो किए, और फिर इंटरव्यू का अगर एक्सपीरियंस बताएँ तो वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा इन द सेंस मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी रहा है, तो साइकोलॉजी से तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। और खुशी इस बात का था कि वो मतलब वो हम बोल पाए, मतलब हमको लगा कि हम बोल पाए। हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करके जाना चाहिए था ग्रेजुएशन का, लेकिन वो ग्रेजुएशन तो मेरा नहीं रहा था, मतलब अच्छा नहीं रहा है। तो इसीलिए वो ग्रेजुएशन का कुछ क्वेश्चंस जो पूछे अप्लाइड साइड का, वो हम नहीं आंसर कर पाए थे इंटरव्यू में। बाकी वो ठीक था। पर्सनल वैसा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं इस बार, मतलब पूछते हैं जनरली, लेकिन इस बार मेरे से वैसा पर्सनल क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछे। हाँ, हॉबी पूछे थे, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। ये रहा मेरा जर्नी, और इंटरव्यू के बाद फिर अब इंतज़ार करते रहे, मतलब लग रहा था कि पता नहीं, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर मेनली क्या होता है कि मेंस ही हो जाता है। तो फिर था नहीं, फिर ऐसे रिज़ल्ट आया तो फिर तो मेरे साथ और भी 2 फ्रेंड्स थी हमारी, जिनका मेंस निकला था। तो ख़ैर उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा हेल्प रहा, तो फिर उन लोग के साथ अ, मतलब मैं इंटरव्यू दिए, फिर इंटरव्यू का रिज़ल्ट तो आप लोग के सामने है। तो ये रहा जर्नी सारा, मतलब मेरा जर्नी। अब आते हैं यहाँ पे हम सर के लिए कुछ बोलना चाहेंगे। ख़ैर मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत लोग मतलब पता नहीं क्या, लेकिन हम अपना ज़रूर बोलना चाहेंगे। हम एक बहुत हम बता ही दिए अपना सारा जर्नी। सर का कहाँ-कहाँ रोल रहा है ना कि मतलब सर जैसे बचपन में कौन क्या दिया, क्या सिखाया, वो बहुत कुछ हम लोगों को याद नहीं रहता है। हो सकता है वो लोग भी दिए होंगे बहुत कुछ। लेकिन ये जो मेरा जर्नी रहा है ना, सर जैसे बोलते हैं ना उँगली पकड़ के चलना, तो ख़ैर बहुत लोग हैं जो खुद से कर लेते हैं। लेकिन मेरे लिए तो मेरे सक्सेस के लिए सर सही में मेरे को उँगली पकड़ के ही चलाए। कब क्या करना है, कब क्या ये करना, और फैक्ट ये है, बहुत लोग बोलते हैं हाँ एनसीईआरटी हम पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, वो पढ़े हैं। स्ट्रैटेजी वो हम देखे हैं कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। सर भी रिकमेंड किए थे कि आपका इससे मेंस का राइटिंग अच्छा हो जाएगा। तो आपको पढ़ना, मतलब कुछ-कुछ जो ऐसा रिकमेंड किए थे कि वो जैसे ज्योग्राफी का जो प्लस 1 प्लस 2 का है, वो पढ़ लेना चाहिए, और फिर उसके बाद उससे राइटिंग अच्छा होगा। तो फिर लेकिन सर का जो हम देखें ना उँगली पकड़ के चलाना, सही में उँगली पकड़ के चलाएँ। सब्जेक्ट्स के बारे में अगर बोले, तो हिस्ट्री तो सर पहले ही लेते थे।
जब ज्योग्राफी पढ़े ना, और पहले भी वहाँ पे एसएससी बैच में हम ज्योग्राफी पढ़े थे, मतलब हम आप लोगों को बता नहीं सकते वो जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब बहुत वास्ट, मतलब जैसे जमीन आसमान का अंतर बोल सकते हैं आप, उस तरह का। तो फिर लगा यार ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। इकोनॉमिक्स का भी वही हाल था, वहाँ भी बैंकिंग था तो क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। जो टॉपिक वो 2 महीना में वहाँ पे हम कंप्लीट किए थे, यहाँ पे सर 2 घंटे में। तो सर को हम बोले कि सर ये कैसे हो गया, मतलब 2 घंटे में कैसे कंप्लीट हो सकता है, और पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो ये जब फिर लगा कि अरे मतलब खैर बहुत कुछ छूट, मतलब टाइम मेरे पास सर से, मतलब सर जो मेरे को इकोनॉमिक्स बाकी सब्जेक्ट्स में जो गाइड किए, टाइम बहुत कम हो गया। लेकिन यहाँ पे सर का जो नॉलेज है, ये बाद में जब पता चला तो ये अनकम्पेरेबल है, मतलब आप मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो खैर यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा है कि एग्जैजरेट कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे साथ फैक्ट हुआ है। और यहाँ पे जो भी अभी हम हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो रहा है, हम अगर पहला क्लास अपना हिस्ट्री का याद करें तो सर हिस्ट्री पढ़ाते थे, और बैकग्राउंड का बात करें तो हम, क्योंकि पता था, लोगों से सुने थे लूसेंट पढ़ना चाहिए, हम लूसेंट खोल के बैठ करके सर से पूछते रहते थे, सर लूसेंट में तो ये लिखा है, आप पढ़ा तो ये रहे। खैर इरिटेट भी बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन पता नहीं सर इरिटेट होते हुए भी लेकिन गाइड किए। और फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे ड्रीम आईएएस जब खुला, उसके बाद तो खैर सर फुल फ्लेजेड वे में हम लोगों को, मतलब सबको ही, मेरे को भी बहुत गाइड किए। और फिर उसके बाद अभी जो साइकोलॉजी है, हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट का भी बोलेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तो था ही, लेकिन अभी इतना अच्छा से सर वो कंसेप्ट क्लियर किए कि अभी साइकोलॉजी में हम क्लासेस ले सकते हैं। खैर अभी हम सोच भी रहे हैं वो उसमें कुछ आगे परस्यू करने का, लेकिन अभी ऐसा रहा। और अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा बीपीएससी के बारे में भी बात कर ले, कि बीपीएससी पहले से अभी तो चेंज हो गया। अभी बीपीएससी का जो पैटर्न है, ये है प्री, मेंस, और फिर उसके बाद इंटरव्यू। सब मैक्सिमम को तो पैटर्न्स पता ही होगा। प्री के लिए क्या है ना, कि जैसे मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहा प्री के लिए तो सर का जो नोट्स है वो पढ़े, जिनके पास नहीं है या फिर सब तो सर से जुड़े नहीं है, जो खुद से भी करना है, तो ये फील हुआ मेरे को, ये प्रिपरेशन के दौरान फील हुआ कि हाँ ये करने से होगा। प्री के लिए क्या करना है, प्री के लिए डेटा, बीपीएससी के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी है लूसेंट को साइड में रखेंगे, क्योंकि लूसेंट से डेटा बहुत ज्यादा आ जाता है। प्लस उसके बाद क्या है, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद साइंस के लिए भी लूसेंट काम करता है, लूसेंट से हो जाता है। फिर क्या है कि हाँ, करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स के लिए कुछ कुछ बिहार का जैसे साइट्स पे आता है, जैसे क्लाउड अफेयर्स है, फिर उसके बाद एडिटोरिया एक है जो वो देते हैं, वो बुक्स निकालते हैं, वो सब डेटा के लिए बहुत अच्छा है। वो सब प्री के लिए हम बता रहे हैं, प्री के लिए ये सब आप लोग मतलब कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और जैसे क्लाउड अफेयर्स हुआ, फिर ग्रेडअप में भी कुछ कुछ आता है करंट अफेयर्स। तो ये सब क्या है ना, कि इंडियन और बिहार करंट अफेयर्स, और प्लस जो डेटा जो भी क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हैं। फिर मैम मेरा क्वेश्चन था। अच्छा, 1 मिनट हम क्वेश्चन डील करेंगे संदीप, ठीक है? 1 मिनट खाली, 2-3 मिनट और रुक जाओ, हम खाली एक बार कंप्लीट कर ले, फिर हम क्वेश्चन डील करते हैं। फिर क्या है कि ये हो गया प्री के लिए। मेंस के लिए क्या है, मेंस में है प्री, अगर आपको 100 अबव आ जाता है तो आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अ, फिर उसके बाद क्या है कि मेंस आता है। मेंस में होता है एक हिंदी का पेपर, जीएस 1, जीएस 2, और एक ऑप्शनल पेपर। जीएस 1 में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और मैथ्स रहता है, ठीक है? हिस्ट्री में क्या है, तो आप लोग सिलेबस देखे ही होंगे, हिस्ट्री में बहुत कंसाइज सिलेबस है। तो बिहार से रिलेटेड जो भी है हिस्ट्री, तो हम कैसे फॉलो किए, हिस्ट्री में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है वो नोट्स, मेरे पास जो नोट्स सर का बना हुआ था वो नोट्स फॉलो किए। प्लस उसके बाद क्या है, कर सकते हैं, जैसे राजीव वहीर सर बोले थे उस समय, तो राजीव वहीर हम किए थे। अभी तो काफी बुक्स है, अभी जैसे मॉडर्न में अभी तो स्नेहिल त्रिपाठी का भी बुक है, तो वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बिहार के लिए हम केबीसी नैनो का फॉलो किए थे, बिहार हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए बिहार का। और हाँ,
आर्ट एंड कल्चर में जैसे 3 आता है, पटना कलम और मौर्य कला और पाल कला। तो ये सारा ना है, ये बिहार का जो ये केवीसी नैनो है, इसमें मिल जाता है, लेकिन मौर्य कला ये सब के लिए हम सर का नोट्स फॉलो किए थे। खैर आप लोग के पास अगर वो नहीं होगा तो इस इग्नू में बहुत अच्छा दिया हुआ है। कुछ-कुछ टॉपिक्स आप लोग को ये सब जगहों से मिल जाएगा। जैसे पाल कला हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन वो क्या है, इग्नू में ये सारा मिल जाएगा। फिर क्या है कि और जो भी गांधी, नेहरू, टैगोर ये सब का आप स्पेक्ट्रम ये सब बुक से आप कर सकते हैं। और जो भी जैसे 1857 का रिवोल्ट हो गया, नॉन कोऑपरेशन, स्वदेशी, फिर स्वदेशी, नॉन कोऑपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, आजाद दास्ता, जो कि बिहार से रिलेटेड है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे कुछ बुक्स आते हैं वो बता ही दिए केवीसी नैनो का, हम जो फॉलो किए हम वो बता रहे हैं, और भी बहुत सारे मार्केट में बुक्स है, तो आप वो सब फॉलो कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा है, मतलब कौन सा आपके लिए अच्छा है। हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए भी है, अभी तो बहुत कुछ है। तो GS1 का वैसे हो गया, GS2 का जैसे पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत है, लेकिन आपको ये ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स, अच्छा हिस्ट्री का तो बता दिए, करंट अफेयर्स एक की है। सारे एग्ज़ाम के लिए, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, बीपीएससी के, जेपीएससी के भी, किसी के भी, मतलब कोई भी स्टेट अगर पीसीएस, बाकी स्टेट तो पीसीएस तो हम नहीं किए हैं, बीपीएससी और जेपीएससी का किए हैं और यूपीएससी का किए हैं। ये ऑब्जर्व किए हैं, आप फैक्ट मानिए, बिना करंट अफेयर्स के एग्जाम्स नहीं होंगे, ठीक है? आपको मेंस में हो चाहे इंटरव्यू हो, आपको करंट अफेयर्स लेके ही चलना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत टाइम क्या होता है कि लोग क्वेश्चन अप्रोच लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और एक टॉपिक तैयार करते हैं और फिर जाते हैं। करंट अफेयर्स रेगुलर रहने से क्या है ना कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे और बहुत रहेगा दिमाग में कि हाँ ये मतलब करंट से आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस तो मेंस में कर लेंगे, इंटरव्यू में क्या। तो इसीलिए करंट अफेयर से तो हम जुड़े ही थे, यूपीएससी का सर का प्रिपरेशन चल रहा था, तो ये करंट अफेयर्स साथ में ही द हिंदू और जो द इंडियन एक्सप्रेस का सर का एक नोट्स आता है वो करते रहते हैं। तो करंट अफेयर्स वैसे कर लिए। मैथ्स तो डीआई का, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है वो लोग डीआई का प्रैक्टिस कर लेंगे, और खैर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा था तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर GS2 में आते हैं तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। हाँ, और करंट अफेयर्स फिर से हम आ जाए, करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे पॉलिटी के भी क्वेश्चंस होंगे ना, तो जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, करंट में जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे सपोज इलेक्शन है तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो भले आप, तो आपको क्या है ना कि आपका जो स्टैटिक आप लक्ष्मीकांत से तो पढ़ लेंगे, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, 324 में क्या क्या पावर्स है, सारे कुछ पढ़ लेंगे। लेकिन क्या है, करंट से अगर जोड़ेंगे कि हाँ इस बीच ये स्कीम्स लगा है, जैसे सी विजिल, वो सब, तो ये क्या है ना कि ये आपका आंसर को वेट देगा, ठीक है। 64 बीपीएससी में हम बहुत कुछ फॉलो नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी जैसे जैसे किए तो ये अभी फील हुआ कि हाँ इससे वेट बढ़ेगा, क्योंकि मार्क्स तो बढ़ाना है, तो क्या है कि इससे वेट बढ़ेगा, और इसीलिए करंट ज़रूरी है। फिर ज्योग्राफी भी, तो ज्योग्राफी में भी वैसा ही है। और फिर आता है साइंस एंड टेक, जैसे बिहार में फ्लड, तो फ्लड का क्वेश्चंस अगर आएगा तो उसमें साइंस एंड टेक का ये है कि क्या-क्या इनिशिएटिव लिए, क्या-क्या टेक्नोलॉजी लेना चाहिए, मतलब अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसको बूम कर सके वो सेक्टर को। तो ये सब क्या है ना, करंट अफेयर से आपको आइडिया मिलेगा, चाहे वो बिहार का करंट अफेयर्स हो उससे। और इकोनॉमिक्स का जो है ना, इकोनॉमिक्स का जैसे कि आपको एक बिहार के लिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार आता है, ठीक है? तो बिहार पर्टिकुलर पूछता है उन लोग, क्वेश्चन में भी बिहार पूछेगा, तो उसमें क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार जो भी है, उसका अगर पढ़ लेंगे तो वहाँ पे क्या स्कीम्स चल रहा है वो आपको पता चलेगा। तो उससे क्या होगा कि साइंस एंड टेक में या फिर जो भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस होगा, उसमें आप स्कीम्स अगर मेंशन करेंगे, जहाँ पे जो रिलेवेंट हो, तो आपको वो फ़ायदा होगा और आंसर्स में मतलब मार्क्स बढ़ेंगे। तो इस तरह से इकोनॉमिक सर्वे हम देखे थे, तो वो उससे किए। फिर आते हैं ऑप्शनल, ऑप्शनल आपका बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ऑप्शनल का मार्क्स अगर अच्छा हो, तो आपका रैंक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पेपर 1 ठीक है, स्कोरिंग है, पेपर 2 में एवरेज मार्किंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं सारे लोग। मतलब मेरा जो भी एक्सपीरियंस हम ऑब्जर्व जो किए हैं। और फिर ऑप्शनल में, लेकिन ऑप्शनल आपका डिसाइड करता है, ऑप्शनल आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, और मतलब उसमें आप स्कोर कर सकते हैं। और मेंस का मार्क्स मैटर करता है आपका सिलेक्शन के लिए।
और इंटरव्यू तो है ही, 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, लेकिन क्या है, जो आपका डिसाइड करता है वो मेंस डिसाइड करता है। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं करता, खैर 2-3 मार्क्स भी मैटर करता है, अब ये तो फैक्ट है क्योंकि मेरी फ्रेंड का 4 मार्क्स से छूट गया, तो मैटर तो करता है, लेकिन ज़्यादा फोकस मेंस में ही रहना चाहिए। जो अभी हम आगे जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उसमें तो वही करेंगे, क्योंकि 65th तो हो चुका है, 66th मेंस देना है, तो उसमें अब ये एनहांस करेंगे कि कैसे रैंक बढ़े और कैसे मार्क्स मिले। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आते हैं, तो ये तो खैर फिर से एक बार बोले, मेरे लिए हम फॉर्च्यूनेट थे कि सर हमको मिले, ठीक है? बहुत लोग यहाँ पे वो फॉर्च्यूनेट नहीं होंगे कि सर सबको मिले और सर का इंस्टीट्यूट सबको मिले, लेकिन हाँ, एक और बात कि मेरा जो रहा है ना कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए, पहले जो भी उथल-पुथल जो भी हुआ, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। बहुत प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है, मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स, मैरिड होने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया, लेकिन वो पीछे नहीं होगा ऐसा कभी सोचा ही नहीं, होगा। तो बस वही मतलब करते रह गए और करते रहने से ही होता है। बीच में छोड़ के फिर वापस जाके कि अब करे नहीं करे, दिमाग में क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन रखे भी नहीं थे, ऑप्शन था भी नहीं। बहुत लोगों ने बोला कि अरे अच्छा ये हम बता दें कि हम टीचिंग करते थे। टीचिंग मतलब साथ-साथ वो टीचिंग भी करते रह गए, मतलब पहले जो ब्रेक किए थे मतलब 2-3 साल, तो उसमें टीचिंग में आ गए थे। कॉरेस्पॉन्डेंस बीएड कर लिए थे, टीचिंग में आ गए थे। लेकिन सब कोई बोलते थे टीचिंग कर लो, क्या ज़रूरत है? आपको भी बोलेंगे, लेकिन अगर आपका गोल है तो आप लोगों का बातों का नहीं, आप अपना गोल पे फ़ोकस कीजिए, उसको ज़्यादा अहमियत दीजिए। तो ये था, और अब मेरा तो स्ट्रैटेजी यही रहा है, और लोग बोलते हैं एनसीईआरटी वो सब, तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि वो करना है, क्योंकि बहुत सारा बुक्स तो हम नहीं बता पाएँगे, क्योंकि बहुत सारा बुक्स हम नहीं फ़ॉलो किए, जो हम नहीं फ़ॉलो किए वो हम नहीं बता पाएँगे, ठीक है? और अब आते हैं क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं सबका एक-एक करके। संदीप, अच्छा वॉइस नहीं आ रहा, अब भी आ रहा है, हम तो पहले देखे ही नहीं। यस मैम। ओके। ये ज़ीनत का है, यूपीएससी एग्ज़ाम में मैथ्स का क्वेश्चन भी आता है। हाँ, मैथ्स का यूपीएससी के अगर बारे में बात करें, यूपीएससी क्योंकि हम दिए हैं, तो जीएस 1 में तो सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। जीएस 2 में जो सीसैट पेपर है, उसमें क्वेश्चंस मैथ्स के रहते हैं, प्री में। और ये मतलब है, और क्या है? नहीं, मेंस में नहीं है, ठीक है? मेंस में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहेगा वो है। फिर ये इधर में क्या है? बीपीएससी में एज लिमिट, तो एज लिमिट 40 इयर्स है लड़कियों के लिए, और जो जनरल मेल है वो शायद 37 इयर्स है। वो आपको बीपीएससी के वेबसाइट में मिल जाएगा। बेटर है कि क्योंकि वो लोग चेंज भी करते रहते हैं, तो बेटर होगा कि आप वहां से देख लीजिएगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा। अभी 40 इयर्स है लड़कियों के लिए वहां के, ठीक है? और वहां पे तो रिजर्वेशन भी है लड़कियों का। फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या है? अच्छा, बीपीएससी, हाँ, जिनका फोकस बीपीएससी है तो आप स्ट्रैटेजी वैसे ही रखिए। बीपीएससी अभी बोल दे तो बाकी एग्जाम से मुझे तो भाई आसान ही लग रहा है। अच्छा, साइकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कैसे जोड़ सकते हैं? साइकोलॉजी में क्या है कि करंट अफेयर्स जैसे अपडेट होते हैं, जैसे जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टाइम में हुआ था कि डिसऑर्डर्स, ठीक है? डिसऑर्डर्स में जैसे गेमिंग डिसऑर्डर्स, तो गेमिंग डिसऑर्डर नया ऐड किया गया था, ठीक है? तो ये ऐड हुआ, मतलब ये बाद में करंट, फिर उसके बाद कौन-कौन से जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स और कौन-कौन से जो अभी पता चलता है कि ये भी पर्सनैलिटी को, जैसे जो भी हमारा मूड को या फिर हमारा बिहेवियर को मतलब इम्पैक्ट करता है। तो ये सारा कुछ क्या है ना, करंट में कुछ-कुछ अपडेट होते हैं, फिर कुछ-कुछ मतलब क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये आते हैं। फिर अभी देख ही लिए साइकोलॉजिकल जो भी डिसऑर्डर्स है, जैसे एंग्ज़ायटी, तो अभी हम लोग को एक नया अडॉप्ट हुआ कि ये बीमारी से भी हम लोगों को, जैसे सार्स कोरोना वायरस, तो इससे भी तो एंग्ज़ायटी आ रहा है। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स थोड़े-थोड़े अपडेट होते हैं, तो करंट अफेयर से ये फ़ायदा होता है। मतलब साइकोलॉजी में और भी बहुत कुछ है। आर्टिकल्स तो हमको भी याद नहीं है क्योंकि इस बीच आए थे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ-कुछ आर्टिकल्स।
तो वो ऐड हो, फिर प्रिजुडिस और ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन, ये सब पे आर्टिकल्स आते हैं, तो ये ऐड ऑन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ज्योग्राफी का कुछ बताइए फ्रेम मेंस में ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी क्या है ना कि इंडियन और स्टेट रिलेटेड ज्योग्राफी रहता है, तो उसमें क्या है कि स्टेट का तो पढ़ ही लेना है पूरा, कहाँ पे प्लेन मतलब किस एरिया में ज़्यादा अफेक्टेड है। जैसे हमारा क्या है ना जो बिहार का अगर देखें तो एक एरिया फ्लड है, एक एरिया ड्राउट है, तो इसमें उससे रिलेटेड आते हैं। प्लस उसके बाद क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें फिर ऐड ऑन हो जाता है कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज लेना चाहिए कि वो दोनों को मैनेज कर सके, फ्लड से डील कर सके और इधर ड्राउट, क्योंकि एक जगह ड्राउट है, एक जगह फ्लड है। तो ये सारा कुछ रहता है, और ज्योग्राफी दोनों का ही पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कहाँ क्या लैंड ये है, और फिर किस तरह के इंडस्ट्रीज कहाँ पे, ये सारा कुछ ज्योग्राफी में रहता है। अब अच्छा, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं? इंटरव्यू बचपन से अभी तक जितना पढ़े हैं, सोच लीजिए आप पूरे दिमाग में रखे, मतलब आप जो है वो सारा दिमाग में रखना होगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस समय, क्योंकि क्या चल रहा है। जैसे इस बार तो ऑप्शनल, मेरे ऑप्शनल से और जो मेरा ऑनर्स पेपर रहा है उससे ही क्वेश्चंस ज्यादा पूछे। एक क्वेश्चन हॉबी पे पूछे थे, तो वहां पे और करंट से भी पूछे थे। जैसे याद करें कि मेरे से करंट से पूछे थे। जैसे एक बोर्ड एक सर जो थे वो पूछे कि बताइए, जैसे क्योंकि मेरा साइकोलॉजी, लेकिन जोड़ के ही पूछे, हम बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे साइकोलॉजी से जोड़े कि जैसे बिहेवियर चेंज होता है, मतलब बिहेवियर चेंज करने के लिए हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग से बिहेवियर चेंज करवा सकते हैं, मतलब डिजायर्ड बिहेवियर जो लाना है वो कर सकते हैं, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब लर्निंग करवा करके कर सकते हैं। तो फिर वो बोले कि अच्छा बताइए अभी क्या है, बिहेवियर चेंज के लिए क्या कर रहा है, मतलब बिहेवियर चेंज एक किया गया है नेशनल लेवल पे, नेशनल स्कीम के तहत। तो आप बताइए क्या किया गया है, कौन सा स्कीम के तहत किया गया है बिहेवियर चेंज। तो उस समय डिजिटल डिजिटल चल रहा था जनवरी से पहले, तो हम बोले सर डिजिटल मतलब होने के लिए, बिहेवियर चेंज के लिए डिजिटल इंसेंटिव दे करके उन लोगों को कोशिश किया जा रहा है कि वो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल ये में शिफ्ट हो जाए। तो लेकिन उनको अच्छा बोर्ड में ये भी होना चाहिए कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खैर वो ये आंसर से वो खुश नहीं हुए, बोले कि नहीं डिजिटल नहीं चाहिए हमको, रूरल के लिए कुछ बताइए, डिजिटल तो वहाँ है जहाँ पे नेट है। सही बात भी था, रूरल के लिए कुछ बताइए। तो फिर मेरे वो क्योंकि पीछे पढ़े थे तो याद था कि सर ये जो अ, स्वच्छता अभियान जो है, स्वच्छ भारत अभियान, तो ये बिहेवियर चेंज कर रहा है कि भी लोग ओपन डिफिकेशन नहीं करने के लिए, तो ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया बनाने के लिए ये बिहेवियर चेंज ही है। तो ये उनको सेटिस्फाई किया, तो वे बोले हाँ हम यही सुनना चाहते थे। तो ये करंट का, जैसे मेरा साइकोलॉजी है लेकिन करंट से ये टॉपिक्स हम रिलेट कर पाए वहां पे कि हाँ ये बिहेवियर चेंज तो हो रहा है। तो इस तरह के और ऑप्शन से क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लस आपका जो बैकग्राउंड रहा है उससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे हॉबी से भी पूछते हैं। तो ये बहुत वास्ट है। आप अपने बारे में, अपने कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आप अपने जो स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के बारे में, और जिस स्टेट में, जैसे आप झारखंड में है, जैसे अभी फिलहाल हम झारखंड में प्रिपरेशंस करना है था, तो इसलिए झारखंड में ही है। बिहार के बारे में और झारखंड के बारे में, तो दोनों के बारे में मुझे जानना चाहिए था, तो इसलिए दोनों ही हम करके गए थे। लेकिन उससे कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं वो लोग, लेकिन पूछ सकते हैं, हम स्कोप बता रहे हैं कि स्कोप कहाँ कहाँ हो सकता है। फिर उसके बाद ऑप्शनल तो बता ही दिए, और अपना जो आपका ऑनर्स पेपर रहा है वो, और अगर आप जॉब में है तो आपका जॉब रिलेटेड, अब जैसे अब अगर इंटरव्यू का चांस मिलेगा तो अब मेरे को अपने जॉब रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे, या अपने आप को जान के जाना पड़ेगा सारा अपना ड्यूटीज और सब कुछ, ठीक है। बीपीएससी में सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं? ऑल कंसर्न मटेरियल्स। सब्जेक्ट्स के लिए तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, और ये और आपका एक ऑप्शनल पेपर, और हिंदी जो कि जस्ट क्वालिफाइंग है। और इसके लिए जो कंसर्न मटेरियल है, तो मटेरियल आप जैसे एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, फिर बिहार से रिलेटेड कुछ बुक्स आते हैं वो फॉलो कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 बुक आप राजीव वही, स्नेहिल त्रिपाठी, वो कर सकते हैं, लेकिन आपको बिहार के लिए अलग से करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं हेल्प, और फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो आपको दे पाएंगे, लेकिन हम फॉलो नहीं किए थे।
हम अपना बता रहे हैं, हम फॉलो नहीं कर पाए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं वो सब, क्योंकि नहीं हो पाता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आप लोग वो हेल्प ले सकते हैं जिनके पास नहीं है मटेरियल उस तरह से। यूट्यूब्स पे भी बहुत सारे क्लासेस जाते हैं, तो आप वो सब क्लासेस खोज के कर सकते हैं। फिर और मटेरियल के बारे में और तो वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है, आप फिर आपका ऑप्शनल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर आंसर्स राइटिंग स्ट्रैटेजी। आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आपको हर एक पॉइंट में आपको कुछ बोलना है, ठीक है। मतलब कुछ बकवास मत कीजिए, और वो मतलब से ऐसा नहीं कि हाँ एक ही लाइन को इलेबोरेट करते जा रहे हैं, वैसा भी मत कीजिए। उन लोगों को लगना चाहिए कि हर एक पॉइंट में आप कुछ बोल रहे हैं, तभी वो मतलब उन लोगों को लगेगा कि हाँ इसका आंसर पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो छोड़ के वो मतलब छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो बोर हो जाएंगे। और फिर आंसर का स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आपको जो बात बोलना है, आप पहले तो इंट्रोडक्शन में कुछ बात आप रख लीजिए, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी में आप उसको बोलिए, और कंक्लूड जरूर कीजिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन को एनालाइज करना जरूरी है। जैसे क्रिटिकली जब एग्जामिन होगा ना, तो आपको उसको क्रिटिकली मतलब उसका नेगेटिव पॉजिटिव बताते हुए चलना है, ठीक है। मतलब उसको क्रिटिसाइज भी करना है। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। और तो बहुत सारा मेंस का देखिए, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी रहता है, फ्लो चार्ट बनाना और वो सब बनाना, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे करते हैं। हाँ, डायग्राम्स बनाने से वो, जैसे कि कुछ कुछ डायग्राम्स मैटर करते हैं, तो डायग्राम्स बनाना चाहिए अगर टाइम हो तो। अब वो फायदा नहीं कि डायग्राम ही बना के रख दिया और बाकी तो लिखने का टाइम ही नहीं हो, आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कुछ कुछ डायग्राम्स बना करके, जैसे साइकोलॉजी का ही बताया, जैसे जेस्टाल्ट का जो हमारा टॉपिक है, उसमें डायग्राम्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज बताने के लिए डायग्राम बताने से वो आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो पाते हैं। तो वो सब में बनाना है, तो वो हेल्प किया। तो ये आप क्वेश्चंस में ये सब कर सकते हैं। और पॉइंट्स जैसे पहले बता देंगे, तो वो पॉइंट्स क्या होगा कि उन लोगों को पता होगा कि आपको पता है ये सारे पॉइंट्स। तो कब बहुत हद तक वो सब हेल्प करता है, पॉइंट वाइज वो बताना। एक्चुअली हम पैराग्राफ में लिखते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है पहले ही बता देते हैं कि हाँ ये पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये आप वॉइस क्वेश्चन लीजिए। ओके, हाँ, हैंड रेंज किए हुए कुछ लोग बहुत देर से, तो इनका ले लीजिए। ये लोग जो यहाँ लिखे हो पूछ भी लेंगे ना, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ओके ओके। पहले तो फिर प्रिंस को ही चांस देते हैं। हाँ प्रिंस। प्रिंस आप बोलिए। हेलो। हाँ हाँ गुड प्रिंस बोलिए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ बोलिए। जी मैडम, आपने 66 का भी पीटी दिया था मैडम, बिहार बीपीएससी जी का? जी जी जी। ओके, तो मैडम हाँ, उसका मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था। 66 का मैंने भी दिया है। मैं बेसिकली बिहार से ही और यहाँ झारखंड में भी हूँ, तो एमकॉम था। तो ये पूछना चाह रहा था मैं कि ये इंटरव्यू और मेंस को लेके क्या स्ट्रेटजी होता है, और इंटरव्यू में क्या वो लोग थोड़ा ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, या थोड़ा वहाँ का माहौल थोड़ा डराते भी हैं, या रियलिटी चेक करते हैं कि जो आप हैं वही हैं? इसको लेके, इंटरव्यू को लेके थोड़ा सा। इंटरव्यू को लेके पहले बता दे कि इंटरव्यू को लेके आप जो है आप वही लेके जाइए। आप वहां पे ब्लफिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ब्लफिंग करेंगे उन लोग पकड़ लेंगे, उन लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं। उन लोग आपका नॉलेज, जैसे नॉलेज तो ये हो गया, आप चीजों को कैसे डील करते हैं वो लोग मैटर करता है। आप जो पर्सन है वही आपको दिख जाएगा, ठीक है। वो उनको दिख जाएगा। आप अगर नहीं भी, आप कोशिश भी कर लेना अपने आप को बचाने का, तो वो उन लोगों को दिखता है, क्योंकि चार लोग होता है ना। आप एक एक जन जब क्वेश्चन पूछा था, आप उन लोगों को आंसर दे रहे होते हैं, तो जो तीन है वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप किस तरह, आपका रिएक्शन क्या होता है। जैसे सीरियस क्वेश्चन है आपका, अगर आप जैसे सीरियस क्वेश्चन में आप हंस रहे हैं, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि आप क्या है, मतलब अंदर में क्या है। तो वो आपको, आप रियल लेके जाइए, और रियल लेकर के अपना रियल बताइए। वो वही काफी है इंटरव्यू के लिए। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं ये बोल के आप निकल सकते हैं कि सॉरी सर हम नहीं, क्योंकि सब कोई सब कुछ नहीं जानता है। बहुत हर कुछ याद रख के रखना भी पॉसिबल नहीं है। नहीं आ रहा है तो उन लोगों को घुमाने का कोशिश मत कीजिए। आप डायरेक्ट बोल दीजिए, सर सॉरी सर, ये हमको याद नहीं है, ये हम नहीं जानते हैं। ये है इंटरव्यू का स्ट्रैटेजी। आप रियल लेके जाइए अपने आप को, ठीक है। आप जो है वो। और मेंस का जो बताया, मेंस का स्ट्रैटेजी, तो मेंस का तो आपको मतलब जैसे बुक्स मटेरियल्स वो आपको देख लेना पड़ेगा। क्योंकि रिकमेंडेशन देखिए,
बहुत मटेरियल है मार्केट में, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, आप टॉपिक ले लीजिए, आप जो सिलेबस है वो देखिए, उसके अनुसार अपना एक नोट्स बनाइए सबको फॉलो करके, और उसको फिर पढ़िए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा वहां पे। ठीक है प्रिंस? अच्छा, ये जो है ना अभी थैंक यू सो मच मैडम, ये तो मैं समझ ही गया। यस मैडम, वो मतलब पैनल को आप इतना तो बेवकूफ बना नहीं सकते, वो लोग तो काफी एक्सपर्ट होते हैं, नहीं मेनली नहीं, वो लोग बहुत एक्सपर्ट है। ड्रेसिंग सेंस वगैरह ये सब को लेके, एक्टिविटी को भी वो लोग क्लोजली वॉच करते हैं क्या, ये सब को हाँ भी हाँ, थोड़ा वो तो देखिए आपको क्या ड्रेसिंग सेंस, और वो तो आपको एक फॉर्मल ये में जाना है, वो सब तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप कुछ एक दो इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जाना है, ड्रेसिंग सेंस को जैसे बात करें तो। जी जी मैडम, ओके, थैंक यू सो मच मैडम, ओके सो मच मैडम। ओके। अदिति? अच्छा, अभी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, एक एक क्वेश्चन पूछिएगा, और जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन से क्वेश्चन उठेगा, वो सेकंड बार में डील कर लेंगे, ताकि सबको चांस एक बार कम से कम मिल जाए पूछने का। ठीक है? हाँ ओके ओके सर, ओके सर। सर मेरे अदिति, हाँ अदिति बोलिए। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। First of all, very congratulations. The position at which you are right now is very commendable, ma'am. थैंक You must have done a lot of hard work. थैंक यू थैंक यू। And my question is, ma'am, every Your third voice is day not of clear, Aditi. preparation Your seems like अब मुझसे नहीं होगा. Hello, हाँ हाँ या ma'am. Every third day of preparation, it seems like that अब मुझसे नहीं होगा. I can't do this. मतलब as we all know that UPSC is the mother of all exam, और every civil service is the mother of all exam. या तो अपने आप को मोटिवेट रखना, और आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखती थी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, एंड हाउ यू वर concerned that you have to keep patience while doing the preparation of like such civil for this I'll tell only one thing, that I given priority only to my goal. Whatever I have to achieve means only one thing was there in my mind, that I have to achieve something. I have to achieve. I have to prove myself. This was the main thing I was concerned to, and rest of the thing कि yes, हर 2-3 दिन बाद we get that अरे होगा नहीं होगा. This thing never came into my mind because मेरे I was fortunate. I told you I was fortunate कि sir थे मेरे साथ. Sir was there all the time. Whenever I feel to think all these things, he was there. Do this, and in fact I was having no time to think all those means negative things. All the time I had to prepare for my classes, prepare for the exams, so I never gave up. And this was the key for means this is the only key for all the exams. Whatever exams you are giving, you keep in mind, give that I have to reach somewhere where means nobody has reached, or for that this I have been born. So this is the main thing you should keep in your mind, and rest leave it. जब फील हो कि हाँ दैट टुडे आई एम डिप्रेस्ड, गिव योरसेल्फ टाइम, और फिर उसके बाद क्या है, स्टार्ट. डोंट लुक बैक कि होगा नहीं होगा. इफ यू आर गिविंग यू सेकंड ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू. ठीक है, तो वो एग्जाम्स में आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू कैरी ऑन, और मतलब कंसिस्टेंटली यू हैव टू गिव योर बेस्ट. मतलब एज इफ नेक्स्ट डे यू आर हैविंग एग्जाम्स. एग्जाम से पहले कभी भी कोई डिप्रेस नहीं होता है. यू जस्ट थिंक दैट नेक्स्ट डे आई एम हैविंग माय एग्जाम्स. ओके अदिति? Okay, And for me, thank you, sir ma'am. was main motivation for me, because all the time sir used to give lots of work, so all the time I was busy, so no time to think all those things. Okay Aditi? Yes, ma'am. Thank you so much. Okay. Rishabh? Yeah. Can you hear me, ma'am? Yeah Rishabh. Ma'am, good afternoon, and first of all, a huge congratulations to you, ma'am. Thank you so much. Actually, ma'am, I have saw you in Dream IAS because I was working in Miss Village, which was next to that. So I saw you, and I'm really very happy for that.
Ma'am, my question is like right now I'm pursuing my graduation. Okay. So I'll complete my graduation in the 2023. Okay. So I'm very much passionate about UPSC examination. Okay. This is my childhood dream, which when I was in standard 9, then I got to know about UPSC, about IAS. So like actually, but I had some issues, some problems, some challenges. So even though I'm working and studying simultaneously, so I want to know like where to start, how to start, and how to continue this, like how to be consistent with this preparation. Okay, if you have decided that you have to means you have to do UPSC preparation, you have to do UPSC, you have to get that. You just start. Means if you are not joining anywhere, no means no institutions, nothing. Then you start from take the syllabus. Start means take the syllabus Mhm. of like UPSC. Just go through the pattern. What is the pattern? And for the requirement you can follow like NCRT and uh, go through the like interviews. Okay, like toppers interview, they will give you some suggestions. Yeah, and one more thing, like somebody says that I have prepared only for 1 year, only for 6 months. All this means I don't believe, because it's not possible for UPSC exams. It's just impossible. Okay, if you can crack like pre in 1 year, but mains it will need time. When they used to like in standard 9 only, they have started preparing in that pattern. So that helps in the code like syllabus. So you have whenever you have decided, you just go start whenever you are you think that it is fit for me, then you can start, you will achieve it, and you have to work on it. And rest how to start that you have to decide, that how to start, because everyone has the different circumstances. Your background is different, your potential is different. So you have to, but you have, whenever you think, you just start from then and there. That will do. Okay, because I have decided earlier, but I didn't get the opportunity to get into it till like age of 28. But then also, if I would have thought that already so much year have been passed, how I will compete, and how will, then I would have not been here at this time. So I have started in 28 also, and now I have reached here. It's everyone can do, and you have potential, you can do it. So start whenever you have decided, just start then and there. Okay, lekin one more thing, graduation is must. So first complete your graduation, and you have decided, then you can start simultaneously you can start for preparations. Like first go through the NCRTs. Okay, better will be that NCRT, and take some like which books to follow. Like Lakshmikant is there, Key, Lakshmikant, Rajiv Ahir. Some books are there. You will get the list from the experts, so you can start from that. Rishabh, is it clear? ममता, एक दीपक का एक क्वेश्चन था। दीपक है ना यहाँ पे? दीपक का क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पे कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। सर आप बोले तो मैं पूछ लेता हूँ मैम से डायरेक्टली। सर आपसे भी क्वेश्चन था, और मैम से तो मैं स्पेशली पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैडम ने बहुत लंबा समय तैयारी किया है। लेकिन तैयारी करने का हम बहुत दिन से सोच भी रहे थे, करते भी हैं, छुट्टा रहता है, करते हैं, छुट्टा रहता है। लेकिन अभी एज हम 35 अचीव कर चुके हैं, क्या अभी हम इस चीज पे लगे तो हो सकता है कुछ? आप अगर 35 के हैं जी, और लाइक 37 तक ही मिलता है जनरल कैंडिडेट को, 37 इयर्स तक। तो आप 2 साल में अगर आपको करना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप नहीं करेंगे, 35 इयर्स हो गया, ठीक है जी, आप अगर सोचेंगे 2 साल और बैठ करके 2 साल ही करे, नहीं करे, नहीं करके आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो उससे बेटर है ना ट्राई अपने आप को दे, कभी कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि हाँ 2 साल था लेकिन हम करते तो शायद हो जाता। तो अपने आप को वो मत नहीं होगा, आपको वैसे भी नहीं होगा, प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है।
और प्रिपरेशन करेंगे तो शायद हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना कि आप अपने आप को सोचे कि आप 37 ईयर्स करते तो शायद हो जाता, ये दिमाग में आता है कि शायद करते तो हो जाता, तो अपने आप को एक चांस दे दीजिए, आप स्टार्ट कर लीजिए ना, आप स्टार्ट कर लीजिए, नहीं होगा तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा तो भी अच्छा है, कम से कम अपने आप को ये तो बोलना नहीं होगा कि हाँ हम नहीं किए, एक बार करिए और वो स्टार्ट कर देना चाहिए, हो नहीं हो बाद की बात है। और वैसे भी एजेस, जैसे एज जो होता है, खैर अभी तो बीपीएससी पूरा अप टू हो गया है, लेकिन जेपीएससी का बात करें तो जेपीएससी अभी 2016 को कट ऑफ डेट रखा है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, मतलब बीपीएससी में, और बीपीएससी रेगुलर है, तो आप अगर कंसिस्टेंटली फैक्ट बताएं, अगर बीपीएससी के लिए कंसिस्टेंटली आप 1 साल अपने आप को अगर पूरा डेडिकेटेड वे में देंगे ना, तो बीपीएससी आपका हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कंसिस्टेंटली और बहुत मतलब अपने आप को झोंक दे उसमें बस, तो आपको 1 साल में बीपीएससी आप कर सकेंगे, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस बहुत लिमिटेड हो गया है। ठीक है, तो अपने आप को चांस देना चाहिए। जो भी लोग हैं, आपके पास अगर समय है, 2 साल अगर समय है तो ठीक है, आप दीजिए अपने आप को चांस, क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। कुछ हो जाएगा क्या? अगर आप पढ़ लेंगे ज्यादा तो कुछ तो नहीं होगा। आप एक एज अ नॉलेजेबल अलग पर्सन, आपको हर चीज देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा, तो इसलिए प्रिपरेशन करना चाहिए। आप स्टार्ट कीजिए और देखिएगा, मतलब आपको लगेगा कि हाँ आप एज अ डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और होना नहीं होना तो खैर हम नहीं बोल पाएंगे कि हाँ एकदम आपको एक गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हाँ आप अगर परसिस्टेंट रहे तो फिर उसके बाद आपको चांसेस रहेगा कि आप 1 साल में अपने आप को गलझोंक दे तो निकल सकता है, नामुमकिन नहीं है। ठीक है दीपक? तो हम भी बोल रहे हैं, दीपक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन यही और पहले ही प्रिपरेशन किए हुए हैं, लेकिन इनका है बहुत सारा, मतलब काम ज्यादा है, तो वो डिस्टरबेंस है इनका। तो दीपक वो सब वही है, आपका छोड़ना पड़ेगा कुछ काम आपको। जी सर, इसी के लिए। हाँ, क्लास आप आते थे ना, तुमको तो याद है, आप क्लास वाइफ को छोड़ करके निकल जाते थे आप क्लास से अक्सर। जी सर। तो वो थोड़ा वो सब मतलब लगातार लगना पड़ेगा, तब होगा। अभी सर मास्टर्स डिग्री कर रहा था। अच्छा। हाँ सर। अच्छा, अभी इशरत का अब हैंड रेस था थोड़ी देर पहले, इशरत। जी सर। नहीं ठीक है, आपका। हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। मैम मुझे जानना है ये कि जैसे प्रीलिम्स का, बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग भी करना चाहिए, या सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए और प्रीलिम्स होने के बाद मेंस का देखना चाहिए? नहीं, वैसा नहीं कर सकते हैं, मेंस को तो आप लेके ही चलना होगा, क्योंकि मेंस जैसे ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल आप 6 महीने में नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, तो उसको आपको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। हाँ, ये अलग है कि एक्चुअली बीपीएससी के लिए पर्टिकुलरली बोले कि बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा मतलब जब एग्जाम से पहले वो प्रिपेयर करे तो वो ठीक है, प्रिपरेशन तो कंटिन्यूअस रहना चाहिए, लेकिन मेंस आपको साथ साथ लेके ही चलना पड़ेगा, आप नहीं कर सकेंगे फिर, क्योंकि मेंस को आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग देखिए, लेकिन आंसर राइटिंग में एक और चीज हम यहाँ पे क्लियर कर दे कि आंसर राइटिंग बहुत लोगों को लगता है जैसे ही प्रिपरेशन यूपीएससी में मतलब प्रिपेयर करने का सोचे वैसे ही आंसर राइटिंग में चले जाते हैं, वो मतलब एकदम बेकार है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो आप आंसर लिखेंगे क्या? एग्जैक्टली। तो इसीलिए सबसे पहले पढ़ लीजिए, जो भी सिलेबस है आप पहले पढ़िए, बहुत पढ़ने के बाद क्या होगा ना, आंसर आपको फिर क्या है, उसको सिर्फ सजाना बच जाएगा, तो इसीलिए पढ़ना ज्यादा जरूरी, बहुत पढ़ना है। हाँ, फिर उसके बाद सजा करके जैसे ही लगे कि हाँ बहुत क्वेश्चंस फिर देखिए कि हाँ इसमें ये पॉइंट्स लिखो, बस अब उसका फिर जो भी है एक जो उसका फ्रेम होता है, फ्रेम अप करके वो लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो ऑप्शन में ये फिजिक्स सही रहेगा? ये आप क्वेश्चंस देख लीजिए, आप क्वेश्चंस देख करके आप जो जितना पढ़े हैं वो उसको देखिए कि आप वहां से वो आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, वो एक स्ट्रेटेजी रहता है कि आप क्वेश्चंस उठाइए और क्वेश्चंस उठा करके उसको देखिए कि आप ये आंसर कर सक रहे हैं, ये आंसर कर सक रहे हैं, ये आंसर कर सक रहे हैं, तो फिर आप ठीक है, आपका ऑप्शन। थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा संदीप को हम चांस देना चाहेंगे, वो बहुत देर से वो हाथ उठा करके रखे थे। हाँ संदीप। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कांग्रेचुलेशन आपको बीपीएससी के लिए मैम। थैंक यू सो मच। मैम
मैं एक्चुअली मैम, जैसे आपने बताया कि अपने लाइफ में, मैंने आपकी बातें सुन रहा था मैं मुझे बहुत अच्छा लगा अचीवमेंट, आपने इतनी सफलता आपको मिली मैम, इतने एफर्ट्स के बाद, इतने स्किल के बाद। तो मैम मेरा मतलब कहना, बस मेरे भी यही सेम स्टोरी है आपके जैसी है। मैं भी बीएड कंप्लीट टीचर हूँ, मैं भी ट्यूटर हूँ। सो मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, जैसे कि मैं अभी तक मैं बीपीएससी का एक भी एग्जाम नहीं दिया हूँ मैम, ठीक है। मुझे उसके कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता है, बट मैम अब आप लग रहा है ऐसा कि जैसे आपने बताया कि आप किसी चीज को अगर फर्स्ट टाइम फेस करते हो तो आपको वो सब चीजें आपको लगेगी एक स्ट्रेंजर जैसे, जिसका बारे में नहीं जानते हो, लेकिन आप उसमें जरूर इनरोल हो जाओगे जी। तो मैं, मेरा सवाल है मैम, जैसे प्री और मेंस के लिए मैम जो प्रिपरेशन जब मैं करूंगा, तो स्टडी मटेरियल्स वगैरह मैम, जैसे कि लूसेंट तो चलो मैम है मैम, जैसे हाँ, हिस्ट्री फ्री है, के लिए ज्योग्राफी आपको है फॉलो और कर बाकी सकते हैं। हाँ हाँ जी मैम। तो मैम जैसे कि जैसे मेरा मैम ऑनर्स जो है मेरा पॉलिटिकल साइंस है मैम, ठीक है। उसमें मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में किया हुआ है मैम। ओके ओके। सो मैम उसमें मैम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे मैम, या फिर और अदर कुछ करना होगा मैम, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई इतना ऑप्शनल आइडिया में नहीं तो है मैम। आपका पॉलिटिकल साइंस ही रहेंगे और इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो पॉलिटिकल साइंस तो आपका हो गया। खैर हम बहुत ज्यादा वो ऑप्शन के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं कि उससे ही रिलेटेड जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा, पॉलिटिकल साइंस के सारे क्वेश्चन होंगे। आप नेट पे जाइए, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, आप अपना देख लीजिए कि आप आंसर्स कर पा रहे हैं कि नहीं। और रहा सवाल इंटरनेशनल रिलेशन का, तो वो आपका कवर होगा जो आप जैसे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, तो इंटरनेशनल रिलेशंस कवर होता है उसमें। कुछ कुछ जो मतलब जैसे होते हैं जो राइटर्स, उनको आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैटर करेगा, उसके लिए आपको करंट अफेयर से जुड़ना पड़ेगा आपके सब्जेक्ट के साथ साथ। और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स अवेलेबल है, मॉडर्न के लिए अवेलेबल है। फिर उसके बाद बाकी जो सिलेबस एक बार देख लीजिए। और बुक्स बहुत अवेलेबल है, आप मॉडर्न के लिए सर्च कीजिए, आपको बुक्स के रिकमेंडेशन। अभी तो नेट का जमाना है, हम जब थे तो मेरे पास फोन भी नहीं था, स्मार्टफोन। तो नेट का जमाना है, आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, आराम से नेट पे ढूंढिए, आपको बुक्स बहुत मिलेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे तो वो जरूर फ्रूटफुल होगा। तो वो आप उस तरह से कर लीजिए। और देखिए, सबके एनसीईआरटी तो देख लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारा क्या होता है ना कि 6 to 12 एनसीईआरटी, जैसे साइंस का भी 6 to 12 सारा एनसीईआरटी पढ़ के बहुत फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि वो मेंस में काम नहीं आएगा। प्री के लिए तो आपको हो सकता है काम आए, लेकिन जिनके पास जैसे बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, सब 6 to 12 पढ़ के बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा मेंस में आपको। हाँ, बायो के लिए +1 +2 का जरूरत पड़ता है, लेकिन क्या है, उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि बीपीएससी के लिए उतना जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये फैक्ट है, उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। जो करंट है वो, और जो भी स्कीम्स है वो भी बिहार का वो, और फिर उसके बाद बहुत रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस है ना, तो आप उसको उसी तरह से तैयारी करना पड़ेगा बीपीएससी के लिए, ठीक है संदीप। जी मैम, जैसे अभी मैं 32 में टर्न हो चुका संदीप हूँ आपका मैम, आवाज ठीक है कट ना। रहा तो है। अभी इस साल मैम आईएएस का एग्जाम देना था, सो मैं नहीं दे पाया मैम। एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ, इस बार मेरे लास्ट टाइम देने का मैम, तो ठीक है, इस कारण से मैं भी नहीं दे सकता। स्टेट स्टार्ट कर दीजिए, स्टेट का बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ना बहुत लोगों को हम यहाँ पे बात बोलना चाहेंगे कि बहुत लोगों को ये लगता है कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल काम नहीं आता है। नोटिफिकेशन आया और फिर स्टार्ट जी किए मैम। तो वर्क नहीं करेगा। और बहुत लोग नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, नहीं, आपको लग जाना है, अब जब आएगा एग्जाम तब देना है, ठीक है। तो इसीलिए जी आप मैम। स्टार्ट कर दीजिए, बस अब सोचिए मत। जी अगर मैम, तो कर इसके लिए मैम मैम कोई इंस्टीट्यूट या सर से कुछ गाइडलाइन मैम, जैसे कि आपने तो किसी सर से ही आपने पढ़ा था मैम। हाँ हाँ, ये तो पर्टिकुलरली विवेक सर का ही मेरा सारा कुछ गाइडेंस रहा है। तो जी देखिए, मैम। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो खुद से भी कर पाएंगे, ठीक है। मेरे से नहीं हुआ, इसलिए हम मतलब सर ही मेरे को हेल्प किए, जैसे बोले। और बहुत लोग कर पाते हैं, लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट का एक फायदा है, हम ये बता दें, क्योंकि इंस्टीट्यूट का क्या फायदा है कि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है। तो लेकिन जी क्या नहीं पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर हम लोग को ये जी बात मैम। बोलते हैं, क्या नहीं पढ़ना है ये, तो इंस्टीट्यूट आपको ये बताते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है और किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि बहुत सारा कुछ तो, बहुत सारे डायरेक्शन वहां पहुंचाते हैं, लेकिन कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सूट करता है और आपको सही टाइम पे वहां पे पहुंचा देगा। तो इसीलिए वो डायरेक्शन एक दे देते हैं, फिर उसके बाद अपना खुद से मेहनत कर दीजिए। कोई आप, क्योंकि आपका मेहनत ही आपको फिर वहां तक पहुंचाएगा, लेकिन एक डायरेक्शन मिलना ज्यादा जरूरी है। तो वो इंस्टीट्यूट और सर का गाइडेंस, किसी भी सर का गाइडेंस, वो आपको डायरेक्शंस देता है, ठीक है संदीप। जी मैम।
जी मैम, एक लास्ट सवाल है मैम जाते जाते। मैम इंटरव्यू सेक्शंस में जो मतलब पैनल्स होते हैं मैम, वो क्वेश्चंस तो आपके मैम सब्जेक्ट से रिलेटेड करते हैं या फिर मैम कुछ एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो रहते हैं, जो मतलब नहीं, जैसे वो कि आपने बताया था मैम, जो कुछ सोशलिज्म से। नहीं, वो उन पे डिपेंड करेगा। अगर आपके आंसर से वो सेटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको लीडिंग क्वेश्चन उनको लगेगा तो वो करते हैं वो लीडिंग क्वेश्चन। वो उनको आप जज मत करके जाइए, आप अपना लेके जाइए बेस्ट। आप उनको पहले से ही प्रेडिक्ट करके जाएंगे ना तो आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रेडिक्शंस लेके जाएंगे। अच्छा ये पूछेंगे क्या, ये नहीं पूछेंगे क्या, ये पूछे, वो कुछ प्रेडिक्शंस मत लीजिए। आपको तो आएगा तो आप बोलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे, यही होगा ना। तो आप अपने उनको प्रेडिक्ट करके जाएंगे ना, तो कौन सा पैनल क्या मूड में है, किस मूड में क्या पूछ रहे हैं, कौन सा पर्सन, आपको नहीं आप जज करके जाएंगे। और जजमेंटल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका दिमाग फिर आप फोकस नहीं कर पाएंगे वो क्या पूछ रहे हैं। अपने आप को पूरी तरह से फ्री करके, पूरे मतलब ऐसे जैसे बातचीत करने जा रहे हैं उस तरह से आप जाइए, ठीक है। हाँ, एक डेकोरम मेंटेन करके जाइए, लेकिन वो क्या है कि आप उस तरह से जाइए, क्योंकि आप अपने आप को हर क्वेश्चन के लिए तैयार रखिए। ऐसा नहीं कि हाँ हम ये नहीं पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, वो पढ़े नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने आप को लेके जाइए और जज मत कीजिए कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वैसा जजमेंट करके मत जाइए, ठीक है। इंटरव्यू में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछेंगे उन लोगों पे डिपेंड करता है। ओके मैम, ओके मैम, ओके। हाँ, अविनाश को एक मिनट, गैलेक्सी J7 प्राइम से क्वेश्चन पूछिए आप, क्योंकि ये बहुत देर से लिख कर रखे हुए थे। और हाँ, गैलेक्सी बोलिए, गैलेक्सी ही, हाँ गैलेक्सी, हम लोग यही पता है। हाँ, गैलेक्सी शायद अवेलेबल नहीं है। गैलेक्सी G7 प्राइम, ये तो फोन नंबर ही है शायद। हाँ, फोन का मॉडल है ये। अच्छा, अच्छा ठीक है, तो फिर तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, आएंगे तो हाँ आप ही कीजिए। आप उधर देखिए क्वेश्चन तक दूसरा। तो अविनाश आपका क्वेश्चन बताइए। अदिति से तो शायद अभी थोड़ा बात कर लिए, बाकी लोग से बात करते हैं। हाँ अविनाश। सबसे पहले गुड आफ्टरनून सबको। मेरी आवाज आ रही है मैम? गुड आफ्टरनून। हाँ बताइए, बोलिए। हाँ अविनाश, कंटिन्यू कीजिए। तो दीदी, सबसे पहले आपको बधाई थैंक यू ये अचीवमेंट के लिए, और सर को भी बधाई कि सर के थ्रू इतने अच्छे और मेहनत और अच्छे तरीके से सिलेक्शन हुआ दीदी का। और साथ ही साथ कोचिंग से जुड़े हुए हर बच्चे को बधाई। दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ऑप्शनल है ज्योग्राफी। ओके। मैं एक ही बार अटेम्प्ट कर पाया हूँ बीपीएससी का, और ये सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया ये। तो इसमें फोकस इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी जॉब जो प्रोफाइल है वो भी टीचिंग की है, तो टाइम तो मुश्किल हो ही पाता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे स्ट्रेटेजी सेम वही है जैसे आप लोग फॉलो करते थे, थोड़ा सा टाइम कम दे पाता हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैं आंसर प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा पीजी हो चुका है ऑलरेडी ज्योग्राफी से, तो उसमें जब मैं आंसर राइटिंग करता था, जैसे कि आपको भी पता होगा कि 250 शब्द का एक फ्रेम तैयार करना पड़ता है पीजी में भी, एक एक क्वेश्चन का। तो क्या ये 250 शब्द जो आपके मेंस में लिखे रहते हैं कि 250 शब्द में उत्तर दें, तो नहीं, क्या वो सेम टू सेम? बीपीएससी में वर्ड लिमिट नहीं होता अविनाश, ठीक है। बीपीएससी में वर्ड लिमिट नहीं होता है, और वहां पे मतलब टाइम मिलता है, लेकिन पेजेस लिमिटेड होते हैं, तो वो आपको वहां पे तैयार करना हो कि आप अपना पॉइंट्स कितना में लिख लेंगे। हाँ, एक्सपेक्टेड रहता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना 4 पेज में कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत लोगों का मतलब छोटा हैंड राइटिंग रहता है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो 4-4.5 पेज जो नहीं लिख पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ बकवास लिख के, आपका जितना मैटर है, आपको जितना नॉलेज है उसमें आप टाइम मैनेज करते हुए आप उतना पॉइंट दे दीजिए वहां पे। अच्छा बात ये है कि वर्ड लिमिट नहीं है, और अच्छा खराब बात भी है कि वर्ड लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लिख देते हैं, जिसके चलते हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है एक क्वेश्चन में। तो वो आपको मैनेज करके आप अपना पॉइंट्स और अपना नॉलेज जो भी है वहां पुट ऑन कर दीजिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन छूट जाता है, एक क्वेश्चन ज्यादा ये मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये देखिए, हर इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है ना, आपको हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। ये जो बात है ना, हम सर से सीखे, क्योंकि सर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किए थे। सर ये बात बोले कि कोई क्वेश्चन बहुत बेस्ट लिखने के चक्कर में बाकी क्वेश्चन छूट जाना ये सही नहीं रहता है। क्योंकि अगर जैसे आप बहुत बेस्ट लिखे, अगर सपोज कोई क्वेश्चन 40 मार्क्स का है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर बेस्ट लिखे तो वो कितना भी मार्क्स देंगे तो 30-32 ऐसा ही देंगे, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं। और अगर
दूसरा क्वेश्चन आप ऑप्ट कर लिए, आप बहुत अच्छा नहीं लिखे, जनरल राइटिंग कर दिए, तो आपको वहां 0 मिलने वाला था। तो 0 की जगह पे कम से कम आपको 10, 5, 15 तो कुछ तो मिलेगा, तो आपका स्कोर तो बढ़ा। तो बेटर ये है कि किसी चीज को बहुत बेस्ट लिखने के चक्कर में दूसरा छूट ना जाए। तो इसीलिए मतलब सबको मैनेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सर ये बोलते थे, सर तो हर सब्जेक्ट में बेस्ट मतलब ये है। तो ये क्या है ना कि बेस्ट लिखने के चक्कर में वो सर बोलते थे कि वो मेरे साथ ऐसा होता था। तो इसीलिए सर से ये बात हम सीखे कि नहीं, तब फिर मतलब बाकी को भी मैनेज करना। खैर 63rd का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा कि हाँ, सर का वो बात याद नहीं रहा और फिर लिखते चले गए, क्योंकि वो तो इतना ज्यादा आता था कि कैसे छोड़ दे। तो फिर बाद में हम सोचे नहीं, तब तो इससे होने वाला है नहीं, तो इससे बेटर है कि टाइम मैनेज करके अपना बेस्ट जो भी है वो लिख दीजिए, और वही वर्ड लिमिट तो रहता नहीं। हाँ विनाश। मैम और एक चीज क्या है ना कि जैसे मैं पीजी जब कर रहा था 16 में, तब मैं आंसर्स लिखता था खुद। जैसे एग्जाम है अगला महीना, तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। ओशनोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी और ये जो मॉर्फोलॉजी, ये सब कुछ। तो उस समय क्या होता था मेरे साथ कि मेरे पास वर्ड लिमिट था 250 का। इसमें तो लिमिटेशन नहीं है, लेकिन वो मुझे ध्यान है क्या करना है, क्योंकि मेरा मेंस ज्यादा टारगेटेड है। इसमें जो सेल्फ एवेल्युएशन का जो पार्ट होता है, जैसे मैं अभी किसी कोचिंग से नहीं जुड़ पाया हूँ, सर से भी बहुत कम कांटेक्ट में था, तो ये तो मेरी गलती रह गई कि मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था, और अभी टाइम है तो दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ एवेल्युएशन है उसमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं आता है। जैसे कि 40 मार्क्स ये नहीं सेटिस्फाइड है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ये तो है। सेटिस्फेक्शन नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी कभी आंसर राइटिंग किए तो सेटिस्फाइड कभी नहीं थे, हम तो मेज देख के भी आके सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वो आपको हमेशा इम्प्रूव करने के लिए वो विंडो छोड़ के रखना चाहिए, तो वो कभी आएगा नहीं। और रहा सवाल मेरा मेंस मतलब इस तरह से राइटिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि मैथ्स रहा है, तो मैथ्स में तो आप लोगों को पता है पिन पॉइंटिंग आपको सॉल्व करना है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट और वो सब में हम ध्यान नहीं दिए थे। हाँ यूपीएससी में ध्यान देना होता है, लेकिन वही है कि आपका नॉलेज अगर अच्छा होगा और आप वो खाली अपना बकवास नहीं, मतलब जैसे बहुत लोग जो होता है ना कि हाँ कुछ भी लिख दे रहे उल्टा सीधा लिख के आ जाते हैं। हाँ, तो वो मत लिखिए, अपना जो जो आप जानते हैं उतना लिखिए। आप देखिए अगर आपका नॉलेज उतना होगा तो आपका वो लोग देखेंगे और सिलेक्शन होगा, तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। अगर बहुत उल्टा पुल्टा लिख के आएंगे तो वैसे भी नहीं होने वाला। तो इससे बेटर है कि अपने आंसर को कंसाई मतलब वैसा रखिए कि वो लोगों को प्रेजेंटेबल भी हो, कॉम्प्रेस करके लोगों को अच्छा लगे पढ़ने में। कम शब्दों में ज्यादा बात हो जाए। हाँ, तो मैम मेरा मुद्दा वही था कि सेल्फ एवेल्युएशन के लिए सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं पाता। सेटिस्फैक्शन का जरूरत नहीं है, वो प्रिपरेशन सर ये बात बोले थे हम लोगों को कि प्रिपरेशन होते होते कभी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, प्रिपरेशन होते होते ही सिलेक्शन हो जाएगा। और यही एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। हम अभी भी प्रिपेयर ही कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो वो कभी सेटिस्फाइड कोई नहीं होता है। एग्जाम देके तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो अभी भी वही हाल है मेरे साथ। ओके मैम, बस मेरी यही मैम हाँ ये अच्छा, सबको चांस मिल चुका है ना जो लोग हाथ उठाए थे? ओके ओके। संदीप कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, हम 1 मिनट जो क्वेश्चन है बाकी लोग का एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आंसर। मैम ममता मैम। हाँ हाँ संदीप। मैम एक्चुअली मैम अविनाश जी का मैं क्वेश्चंस पे मैं थोड़ा सा क्रॉस करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैम उसी से मेरा सवाल है मैम, जैसे कि मेंस में जो क्वेश्चंस जो मतलब लिखने मिलते हैं, जैसे कि हम लोग क्या मैम कि पीजी बेसिस पे हम लोग जो आंसर्स लिखते थे मैम, वो बहुत लॉन्ग आंसर्स होते हैं। सो बेसिकली जो कंटेंट्स होते हैं मैम, उसको हम लोग पॉइंट वाइज ज्यादा उसको हाईलाइट करते थे, जिसके हिसाब से हम लोग को नंबरिंग मिलता था मैम। तो इसमें भी क्या मैम जो मेंस का जो हम लोग संदीप हम एक बात बोलना चाहिए, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, किसी को इसी पैराग्राफ में ही फुल मार्क्स मिल जाता है, किसी को पॉइंट वाइज लिखने से। सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी, तो इसीलिए हम किसी को पुट ऑन नहीं कर सकते अपना स्ट्रैटेजी कि आप ऐसे ही फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका जो आप कैसे लिखेंगे क्या करेंगे वो आपका अपना वहां पे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कंटेंट आप क्या लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपका स्ट्रैटेजी कि कैसे पॉइंट वाइज लिखेंगे, पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, क्या लेंगे, आप अपने को एनहांस कर सकते हैं। आपको आना चाहिए तो आप एनहांस कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो वो लोग पैराग्राफ में उन लोग मार्क्स उठाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि हम पैराग्राफ में लिखते हैं, हम अपना फैक्ट ये बताएं कि हम अपना पैराग्राफ में लिखते हैं, तो हम स्ट्रैटेजी ये बनाए कि हम पैराग्राफ में कब कब क्या क्या पॉइंट देना है, किस तरह से सीक्वेंस में देना है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। तो यहाँ पे हम ये किसी को क्रॉस नहीं कर सकते कि किसका क्या स्ट्रैटेजी रहा है मतलब लिखने का। तो वो आप लोग अपना स्ट्रैटेजी को आप देख लीजिए कि क्या रहा है, क्योंकि
ऐसा नहीं कि हम जो फॉलो किए मेरा एक्चुअली मैम अच्छा संदीप, हम आपसे बाद में बात करेंगे। मैम जैसे इवैल्यूएशन की बात हम आपसे बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कर ले, एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत लोग जो पूछ रहे हैं एटलीस्ट लोग क्वेश्चन डील कर ले, ठीक है। ओके अदिति बोलिए। मैम हाँ अदिति, हाँ अदिति मैम मैंने पूछना था कि अब तक मैंने एक बार भी यूपीएससी अटेम्प्ट में बैठा नहीं है। अभी मेरे ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर चल रहा है, तो पढ़ना मैंने चालू किया है। तो मुझे ये बताइए कि जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एक चैप्टर अगर कोई भी ले, जैसे अशोका है, तो अगर तो बस उसके बारे में अदिति आपका आवाज बिल्कुल सारा लाइन बाय लाइन। अदिति आपका आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन हम जहां तक समझ पाए हैं आपका कि आप हिस्ट्री शायद उठाई थी, तो आप क्या कीजिए ना, अभी सिर्फ पढ़िए, ठीक है। और आपका मतलब पढ़ के वो क्योंकि आप यूपीएससी की एस्पिरेंट है, तो आप पढ़िए सारा जो भी है, और लाइन बाय लाइन पढ़िए और चीजों को समझ के आप उसको रिटेन करिए, ठीक है। और रहा सवाल नोट्स बनाने का, तो पहले पढ़िए, उसके बाद आपको रियलाइज हो जाए, अच्छा ये जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री का बात करें तो आपको मिलेंगे जैसे मूवमेंट्स मिलेंगे, तो हाँ उस पर एक पर्टिकुलर नोट्स होना चाहिए कि हाँ 1857 का मूवमेंट अगर है तो उसको कैसे हम सजा के लिखेंगे। तो इस तरह से रहता है, नोट्स आपका रहेगा, लेकिन पहले पढ़ना जरूरी है, तो आप पहले पढ़िए। हाँ, आपका जितना क्वेश्चन हम समझ पाए, क्योंकि आवाज बहुत कट रहा था तो इसलिए हम बाकी क्वेश्चन नहीं समझ पाए। तो मैम वही मतलब कि अब तक एक बार भी एग्जाम में बैठी नहीं हूँ, बट फर्स्ट टाइम बैठना है क्योंकि अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर ही चल रहा है, तो इसीलिए देखिए मेंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए प्री है, तो प्री के लिए आप चीजों को पहले पढ़िए, ठीक है, वो याद कीजिए, और फिर उसके बाद प्री के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर्स फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ ये सब तो स्टैटिक तो नो डाउट वो करना ही है, लेकिन करंट अफेयर्स साथ में आपको करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम देना है तो। एक्चुअली होता क्या है ना, पहले आप पूरा पढ़ लीजिए। होता क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स में कुछ न्यूज आ गया, सपोज कुछ एक डेढ़ साल पहले आया था बक्साली स्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये बक्साली स्क्रिप्ट मिला है जिसमें 0 मेंशन्ड है, ठीक है, तो ये नया अपडेट था, तो नया अपडेट था तो क्वेश्चन तो पूछ लेंगे उसी से रिलेटेड, तो आपको लगेगा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि करंट में आया था इसलिए वो टॉपिक आया, तो जनरली करंट अफेयर्स से आप जुड़े रहेंगे तो आप पढ़े हुए रहेंगे, तो अच्छा ये है तो आप क्लिक करेगा, और वो करंट अफेयर से जोड़ के ही मैक्सिमम क्वेश्चन 60 to 65% क्वेश्चन करंट अफेयर से ही जुड़े होते हैं। क्योंकि बक्साली स्क्रिप्ट आपको लगेगा कि हिस्ट्री का कहाँ पढ़े हम बक्साली स्क्रिप्ट, नहीं, लेकिन करंट अफेयर्स में आ गया तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हम अभी अगर देंगे तो जैसे बहुत सारा बात है जो हम लोगों को नया नया पता चला है। फॉर एग्जांपल हम पॉलिटी का बात कर ले कि गवर्नर का ड्यूटी और स्पीकर का जो भी है, तो ये क्या है, अभी करंट अपडेट हो रहे हैं, कौन क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल और भी हम दें, जैसे कि अभी एक आर्टिकल था जिसपे कि 356 का, आर्टिकल 356 जो हमको ज्यादा भी याद है, आर्टिकल 356 का अगर बात करें तो एक्चुअली क्या है, पॉलिटी का है, लेकिन करंट अफेयर्स में आया कि उसमें एक वर्ड है जिसके चलते क्या है कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए मतलब कोई भी लगा पा रहा, मतलब कोई भी रिकमेंड कर पा रहा है, जैसे हाई कोर्ट भी मतलब लगाने के लिए बोल पा रहे हैं और गवर्नर भी, जैसे अदरवाइज। तो ये सब क्या है, ये सब की मतलब जैसे ये क्या है तो पॉलिटी, लेकिन ये पॉलिटी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये ध्यान नहीं, मतलब स्किप कर जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स में आ गया कि अदरवाइज एक वर्ड है जो कि एम्बिगस वो छोड़ दिया है कि हाँ कौन, अदरवाइज कौन। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो पॉलिटी का वो सॉल्व हो जाता है। पॉलिटी अब क्वेश्चन पूछेगा तो लगेगा कि अरे सुप्रीम कोर्ट का सॉरी आर्टिकल 356 का ये सब बात तो हम लोग पढ़े थे, लेकिन वो तो नहीं आया दिमाग में। तो ये क्या है, करंट अफेयर से इस तरह से जुड़ा रहता है। तो करंट अफेयर्स आपके लिए एकदम की है, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम के लिए इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा, बाकी आप पढ़िए। और क्या पढ़ना है, जैसे वो तो आपको बुक्स मिल जाएंगे, मतलब बहुत मतलब अवेलेबल है आजकल, तो मटेरियल के लिए कोई कमी नहीं है कहीं भी, वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है अदिति। ओके मैम। ओके एक मिनट, ऋषभ को होल्ड कीजिए आप जूली का भी क्वेश्चन ले लीजिए। कुछ पहले कुछ हाथ उठाई थी जूली। हाँ जूली बोलिए।
जूली तो अभी है नहीं शायद। जूली भी नहीं है, ठीक है, तो आप ऋषभ से बात कीजिए, अगर जूली आएगी तो देख लेंगे। ऋषभ से बात कीजिए। और अब ना मैक्सिमम लोग ऐसे बच गए हैं जो आप डायरेक्ट आपसे फोन पर बात करते हैं, ठीक है, तो आप ऋषभ से बात कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन क्लोज कर देंगे अगर कोई और खास क्वेश्चन नहीं होगा तो एक बार पूछ करके, ठीक है, तब से बात कीजिए। हाँ ऋषभ बोलिए। मैम मैं पूछ रहा था कि मैं थोड़ा सा ना ऐसे कंफ्यूज था नहीं, लेकिन अब कंफ्यूज हो रहा हूँ इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के ऑप्शनल में। देखिए ऑप्शनल तो सब्जेक्ट आपको क्वेश्चंस पैटर्न देख के ही पता डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखिए आप कंफ्यूजन रखेंगे ना तो आप आधा इकोनॉमिक्स में जाएंगे, फिर सोचेंगे अच्छा सोशियोलॉजी ले लेना चाहिए था क्या, फिर सोशियोलॉजी में आएंगे बोलेंगे नहीं ये टफ है, उसी में रहना चाहिए था क्या। ये आपको पहले डिसाइड कर लेना पड़ेगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप डिसाइड कीजिए क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं। मटेरियल देखिए 3 चीज फैक्टर होता है कोई भी ऑप्शन डिसाइड करने के लिए, आपके पास मटेरियल है कि नहीं, आपको कोई गाइड करने वाला है कि नहीं, या जो भी है कोई गाइडेंस मिलने वाला नहीं, और क्वेश्चन पैटर्न क्या है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्कोरिंग है कि नहीं, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब फैक्टर है कोई भी ऑप्शन डिसाइड करने के। तो ये सब आप देख लीजिए कि आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्वेश्चन पैटर्न है, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके बाद डिसाइड कर लिया। लेकिन डिसाइड करने के बाद कुछ मैटर्स होंगे जो बहुत टफ होंगे, तो लेकिन आप उसमें स्टिक कीजिए। डिसाइड पहले कीजिए लेकिन उसके बाद उसमें स्टिक कीजिए, आप उसको टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ आज ये वो ऑप्शन परसों वो ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह कर लीजिए। अंडरस्टूड मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके। और रेस्ट किसी का और क्वेश्चन है? क्योंकि हम नहीं पढ़ पाए हैं सबका मैसेज, तो आप डायरेक्ट पूछ लीजिए, क्योंकि वो पढ़ने में फिर स्क्रॉल करके जाने में वो मेरे को नहीं मिलेगा क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए जिसको पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन मैम मेरे आपने बोला हाँ जी, मतलब मैम मेरे को बस ये करना है कि फिलहाल जो मेंस का जो मतलब जो क्वेश्चन रहता है मैम जिसमें लिखना पड़ता है, वो जनरली कौन कौन से मतलब सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैम? नहीं क्वेश्चन तो अरे बीपीएससी हमको यहाँ से निकल जाएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैसे बताएंगे हम। ये तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैम लिखने की बात बोल रहा हूँ मैं। किसका? मैम एक्चुअली मैम जो क्वेश्चंस रहेंगे मैम वो तो चलो ठीक है मैम कि वो कुछ भी सेगमेंट से पूछ सकते हैं मैम, फिर भी आपके एक्सपीरियंस से हम लोग को बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलेगा मैम। देखिए क्वेश्चन इसलिए आपसे हम लोग कुछ कभी नहीं कोशिश कर रहे पढ़े, हैं। एक्चुअली हम स्ट्रेटेजी अपना बताएं, हम क्वेश्चन के हिसाब से पढ़े, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत लोग क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि कौन सा रिपीटेटिव क्वेश्चन है तो उसको कर लेते हैं, ठीक है, उसको तैयारी कर लेते हैं। तो आप एक बार पीछे का क्वेश्चन देखिए और पीछे का क्वेश्चन में देखिए कौन सा रिपीटेटिव क्वेश्चन आया है, तो उसको आप तैयारी कर लीजिए। तो कुछ वैसे 8-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेटिव आ रहे हैं, तो उन लोगों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। और रेस्ट क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे साइंस एंड टेक से क्या क्वेश्चन पूछेगा, करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये तो उन लोगों पे डिपेंड करेगा। आप पूरा पढ़ते रहिए और उसमें आपको फिर फ्रेम करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ रिपीटेटिव क्वेश्चन को आप अपना ये ऑप्शनल पेपर का जो आप क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे हमारे साइकोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे लर्निंग का जो है वो रिपीट होता है। फिर जैसे हमारा जो थेरेपी का है क्लाइंट सेंटर थेरेपी, फिर साइको एनालिसिस, ये सब रिपीट होते हैं। तो क्लाइंट सेंटर थेरेपी मेरे ख्याल से बहुत बार रिपीट हुआ है, तो क्लाइंट सेंटर थेरेपी हम मतलब बहुत अच्छे से कर लिए थे। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो रिपीट होते हैं, तो वो आप देख के आपको खुद से वो देखना पड़ेगा आपका ऑप्शन में कौन सा रिपीट हो रहा है। या फिर देखिए हिस्ट्री का जो क्वेश्चन हुआ सबके लिए है, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि लिमिटेड सिलेबस है, तो लिमिटेड सिलेबस है उन लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे 1857 का रिवोल्ट, जैसे हम 56-59 में दिए थे तो उस समय 1857 का रिवोल्ट पूछे थे। फिर उसके बाद देखे कि क्विट इंडिया मूवमेंट आजाद रास्ता था, फिर 1857 इस बार फिर से आया और फिर देखे कि ये सारे टॉपिक्स क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो खैर आपको हिस्ट्री में तो कोई टॉपिक छोड़ना ही नहीं है क्योंकि बहुत लिमिटेड पोर्शन है, आपको पूरा हर चीज पढ़ के 3 आर्ट एंड कल्चर का है वो तीनों अच्छे से कर लीजिए, पटना कलम, पाल कला और मौर्य कला। 3 फेमस पर्सनालिटीज है, वो है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और फिर एक रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तीनों का सारा मतलब उन लोगों का क्या फिलॉसफी रहा है वो सारा कुछ पढ़ लीजिए। उन लोगों का नेशनलिज्म से लेके फिर उसके बाद सेक्युलरिज्म से लेकर उन लोगों का क्या कंसेप्ट रहा है ये तैयारी कर लीजिए। फिर उसके बाद जो रिवोल्ट्स है चारों मेन रिवोल्ट्स वो कर लीजिए। वो जो भी पीजेंट रिवोल्ट्स हुए हैं वो जैसे संथाल और जो भी लोकल जो रिवोल्ट्स हुए हैं
उसमें से कुछ कुछ रिवोल्ट्स है, वो सिलेबस में है, वो तैयारी कर लीजिए। वेस्टर्न एजुकेशन पे कुछ है तो वेस्टर्न एजुकेशन का है मटेरियल, जैसे सहजानंद का क्या क्या योगदान रहा है, वो सब आप, ये सब क्या है टॉपिक्स को तो आप तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप नहीं जज कर पाएंगे कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको करंट अफेयर्स तो खैर कंटिन्यूस करना पड़ेगा, ठीक है संदीप? जी मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट और किसी का कोई डाउट है? हम आप रुक जाइए, हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक। एक क्वेश्चन जो करना हो करेगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न हम देख रहे हैं उस पैटर्न पे बात थोड़ा कर ले रहे हैं कि बहुत लोगों का डाउट अब दो जगह पे आ रहा है। एक इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मतलब ये क्वेश्चन है, और दूसरा है ऑप्शनल को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है। देखिए इंटरव्यू के बारे में जो लोग बिल्कुल नया शुरू किए हैं तैयारी, वो लोग सोचना छोड़ दीजिए। बिल्कुल जो नया तैयारी, जो ऑलरेडी प्री क्लियर कर रहे हैं, वो स्ट्रेस ले सकते हैं। भूल जाइए कि आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक। कोई अभी सोचने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि आप जो होंगे वो एक डिफरेंट पर्सन होंगे जब आपका एग्जाम जो होगा वो निकलने लगेगा। आप वो पर्सन नहीं होंगे जो अभी आप सोच रहे हैं। तो आप इंटरव्यू का जो है वो बिल्कुल भूल जाइए। आप मेंस निकल जाएगा, आप बहुत हद तक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहेंगे, और उस समय में थोड़ा सा ट्यूनिंग का जरूरत पड़ता है, वो आप कर लीजिएगा। दूसरा बात आ रहा है कि ऑप्शनल को लेकर के फिजिक्स ले, सोशियोलॉजी ले, मैथ का भी कुछ शायद आया था, या इकोनॉमिक्स का आया था। ऑप्शन लेने के लिए आपको जो है उसके लिए आपका क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पूछिएगा खुद से, हैव यू रेड, ठीक। पहला बात कि क्या आप पहले पढ़े हैं, एकदम सीधा सा बात, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। दूसरा है इज इट इंटरेस्टिंग टू यू। पढ़े तो हैं लेकिन बड़ा हर दिन रात मर रहे थे जब पढ़ रहे थे, तो कैसे पार हो गया, कौन दिला दिया, क्यों ले लिए, पार तो कर गए, लेकिन अब जिंदगी भर नहीं छुएंगे। तो हैव यू रेड का अगर क्वेश्चन पॉजिटिव भी है तो ये होगा कि इज इट इंटरेस्टिंग टू यू, इज स्टडी मटेरियल इजिली अवेलेबल। ठीक। अब कोई आप सब्जेक्ट लेते हैं जिसका लॉ लेंगे, ये तो आपको हो सकता है कि पता चलेगा कि ये जो स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है। एक और फैक्टर होता है एज एनी गाइडेंस अवेलेबल। ठीक। कई सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ट्यूटर जो होते हैं आसानी से नहीं मिलते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी ट्यूटर की जरूरत पड़ेगा तो। और लास्ट बात, दो बात और, एज सिलेबस मैनेजेबल। ये भी क्वेश्चन उठता है, किसी किसी सब्जेक्ट का इतना वास्ट सिलेबस होता है, हम उसको बहुत स्पेसिफिकली बोल रहे हैं हिस्ट्री का यूपीएससी में, बीपीएससी के लिए नहीं बात कर रहे। यूपीएससी में सिलेबस जो है वो मैनेजेबल, मैक्सिमम लोगों के लिए जो है मैनेजेबल नहीं होने वाला है। तो ये सिलेबस मैनेजेबल, and if questions are direct, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, वो डायरेक्ट आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऑप्शनल के लिए आप जब किसी से एडवाइस ले रहे हैं, जैसे ममता से पूछे मैम ये वाला कैसा रहेगा, ऑप्शनल ये वाला कैसा रहेगा, तो हम लोग कोई भी, ममता हो या हम हो, आपको कभी एडवाइस नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या लेना अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चंस का आपका आंसर मिलना चाहिए, आपको खुद मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन खुद से पूछिए और डिसाइड कीजिए। एक बात हम जो पैटर्न देख रहे हैं पिछला 2-3 साल से अपना जो पढ़ा रहे हैं, हमको ये पता नहीं है कि लोग क्यों, जिससे पूछो वो सोशियोलॉजी के ही पीछे पड़ा हुआ है। आजकल जिससे पूछो नए स्टूडेंट से क्या लेंगे, सोशियोलॉजी लेंगे। सोशियोलॉजी लेंगे, क्वेश्चन उठेगा क्या कभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, क्या कोई ट्यूटर जानते हैं, नहीं जानते हैं, क्या क्वेश्चन कभी देखे, नहीं जानते हैं। तो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको कोई बताया। तो ये सोशियोलॉजी को लेकर के हमको एक बड़ा मतलब अजीब सा एक ट्रेंड दिख रहा है आजकल कि हर कोई सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। आप अगर
अभी हम सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप सोशियोलॉजी अगर लेने वाले हैं तो ये सारा का सारा क्वेश्चन पहले आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप एक सब्जेक्ट को लेने के बाद और दर दर भटकते रहे, ये बहुत बड़ा यूपी से प्रॉब्लम है। हम खुद उसके खुद अपने शिकार खुद है उसके, हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट उसका शिकार हो जाए। आप स्टूडेंट क्या होता है, ऑप्शनल 1 लेता है, होता यही है। आप मेरा कहानी सुन लीजिए, ऑप्शनल 1 लेगा, ऑप्शनल 1 लेगा, ऑप्शनल 1 के बारे में उसको एक्सपोजर हो, हैव यू रेड, अरे हम तो ग्रेजुएशन किए थे, किससे किए थे, अब इस केस में जो जनरली होता है हिस्ट्री से किए थे, या जो भी जीएस में तो पढ़े, बड़ा मजा है हिस्ट्री पढ़ने में, ले लिए ऑप्शनल 1। ऑप्शनल 1 ले लिए, पढ़ते पढ़ते पता लगा कि ये जिंदगी भर पार हो जाएगा और ये कभी नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद क्या होते हैं, ऑप्शनल 2 लेते हैं, तब तक यहाँ पर एफर्ट जो है 6 महीना बर्बाद। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कोई भी सब्जेक्ट, 6 महीना बर्बाद हो गया। अब आप ऑप्शनल 2 में शिफ्ट करते हैं, फिर कोई दोस्त से पूछते हैं तुम क्या लिया, तुम क्या लिया, तुम क्या लिया, पता चला कि चलो ये ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, चलिए मान लेते हैं सोशियोलॉजी। फिर वही क्वेश्चन कभी पढ़े नहीं पढ़े, कोई ट्यूटर मिला नहीं मिला, स्टडी मटेरियल पता चला हाँ दिल्ली से मंगा लेंगे, सोशियोलॉजी ले लिए, ऑप्शन नंबर 2। किसी भी सब्जेक्ट में अराउंड 25-30% सिलेबस ऐसा होता है जो बहुत पकाऊ होता है, बहुत ही पकाऊ, लगता है कि ये जो है वो मतलब कितना बोरिंग है। हर सब्जेक्ट का हाल है, यूपीएससी का हर सब्जेक्ट में 30%, किसी में 50% सिलेबस जो होता है, एक पेपर ही बहुत पकाऊ होता है। एक एग्जाम्पल है हमारा पब्लिक एड। तो पब्लिक एड जो है इसका सेकंड पेपर, इट इज क्वाइट गुड, बहुत अच्छा पेपर है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और पूरा पढ़ जाएंगे। जैसे पेपर 1 में घुसेंगे, जब पेपर 2 देखेंगे तो बोलेंगे हम लेंगे, पेपर 1 में जाएंगे तो पता चलेगा कहाँ फंस गया आकर के। तो ओवरऑल आप चलिए यहाँ पे काट के करते हैं पब एड। आप पब एड ले लिए, आप पब्लिक एड ले लिए, आप पेपर 2 पढ़े, पेपर 1 में आप बोले नहीं ये नहीं लेंगे, तो क्या करें? तब तक आप भूल चुके होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तब तक आप भूल चुके होंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम आया था, ये भूल चुके होंगे, बोलेंगे वही सब्जेक्ट ठीक था और बैक टू पवेलियन। और उसके बाद भी होने वाला है, अगर टाइम रहा तो सब्जेक्ट 3 भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो सब कुछ ठीक है, ऑप्शनल में दर दर भटकने के कारण पूरा का पूरा चौपट हो गया। ऑप्शनल एक बार लीजिए, लेने के बाद उसमें स्टिक कीजिए, लेकिन स्टिक ये नहीं कि अब वो होगा नहीं और फिर भी स्टिक कर गया है, तब वो तो भी बहुत खतरनाक है। बहुत लोग 3-4 साल पढ़ने के बाद ऑप्शनल छोड़ देते हैं, 3-4 साल, तो उससे अच्छा हो कि नहीं 6 महीने में छोड़ दे। तो आप ये सब क्वेश्चन अपने आप से पूछे बिना अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप एक ट्रैप में फंसने वाले हैं। और सोशियोलॉजी को लेकर के आजकल मेरे दिमाग में बहुत अजीब सा थॉट आ रहा है कि आजकल स्टूडेंट लोग भाग क्यों रहा है, आखिर है क्या? ऐसा तो नहीं है कि हर स्टूडेंट यूपीएससी में सोशियोलॉजी सेलेक्ट हो जाएगा, एक स्टूडेंट, ठीक, कि हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। हर सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है, इवन हिस्ट्री से भी। हम बोल रहे हैं हिस्ट्री बहुत बड़ा है, इवन हिस्ट्री से भी होता है, हर सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है। आप अगर दूसरे के हिसाब से भागेंगे तो ये बहुत खतरनाक होगा। हम कोई टीचर जब किसी बात को समझाता है ना, तो इंस्टीट्यूट, खास करके मेरा इंस्टीट्यूट है, हम समझा रहे हैं, तो एक कई बार होता है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो सर समझा रहे हैं, सर का कोई इंटरेस्ट छुपा होगा, जो सोचते हैं स्टूडेंट, सर का कोई स्टूडेंट कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ होगा, ऐसा समझा रहे हैं। या और यूट्यूब में तो हम ये वाला बात सुने थे, वहां पे तो ये वाला बात सुने थे। आपको जज खुद करना है। ये सच है कि जो टीचर जो पढ़ाता है उसके लिए बायस होता है, ये बिल्कुल सच। लेकिन ये जो बात हम आपको बोल रहे हैं, ये हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं बता रहे आपको कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप लीजिए। हम केवल ये बता रहे हैं आपको कि आप उस रास्ता पे मत चलिए जो मैक्सिमम लोगों का फेलियर का जाकर के कारण बनता है, सब्जेक्ट शिफ्टिंग। और वो क्यों होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपने आप से ये पहले आप नहीं पूछे थे। तो इसको हम बहुत बार नहीं समझा सकते हैं बात को, क्योंकि अगर मान लीजिए कि फिर वही क्वेश्चन उठ करके सामने में आ जाएगा कि क्या ये लिए थे, तो मतलब एक यूपीएससी कैंडिडेट का अपना भी एक क्रिएटिविटी होना चाहिए, एक अपना फ्री थिंकिंग होना चाहिए। तो वो डिसाइड तो खुद ही करेगा।
लेकिन बार बार अगर मिस्टेक करेंगे ना तो टीचर का भी कॉन्फिडेंस खराब होता है कि समझा क्या रहे हैं, कि सब्जेक्ट जो है वो किस बेसिस पे चुनने चाहिए, बार बार वही मिस्टेक। कुछ और भी एडिशन करेंगे हम कि जब आप YouTube में वीडियो वगैरह जाकर के देखते हैं किसी टीचर का, किसी का, तो किसी भी सब्जेक्ट का उसमें खूबी बता दिया जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन हम आपको बताएं कि वो उसके जो नेगेटिव्स है, वो नेगेटिव्स जो है आपके सामने नहीं आएंगे। जैसे पब्लिक एड में आपको बता दिया जाएगा, सुनिएगा मेरा बात ध्यान से, पब्लिक एड में बता दिया जाएगा कि अरे तुमको ऐसे भी तो लक्ष्मीकांत पढ़ना ही है, वही तो है उसमें। हाँ सही बात है, वो दिखा भी देगा कि देखिए यही है, हाँ ठीक बात है। सेकंड पेपर पूरी तरह से लक्ष्मीकांत और थोड़ा बहुत इधर उधर बहुत कम, तो प्रूफ हो गया कि अरे पढ़ना तो है ही, तो क्यों ना मेरा भी कवर हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपका पेपर 1 में अब आपको फंसाएगा इसके बाद। दूसरी बात, हिस्ट्री तो पढ़ना ही है, यस पढ़ना तो है, तो क्यों ना उसको जीएस में के साथ में और ये में भी ले ले, ऑप्शन में भी ले ले। लेकिन आप रुक जाइए, आप जाके फंसेंगे बुरी तरह से मॉडर्न इंडिया, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में फंसेंगे। दूसरी बात कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे वो इतने ट्विस्टेड होंगे कि बहुत लोगों से होने वाला नहीं है। तो चलिए एक बात और भी, इज देयर एनी हेल्प इन जीएस? ये भी क्वेश्चन पूछिए आप। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव मिलता है, अगर आंसर पॉजिटिव मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो पेपर जीएस में पूछे जाते हैं, यूपीएससी उसका क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा टफ रखता है, एकदम मतलब गांठ बांध लीजिए इस बात को। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनका हेल्प मिलता है तो बहुत टफ रखता है। तो आपका साथ में एक्सपोजर और साथ में ये सब का आंसर भी होना चाहिए। तभी केवल सुन के सब्जेक्ट मत लीजिएगा कि कोई लिया था और उसका निकल गया, चाहे वो यहाँ इस केस में, आज के केस में साइकोलॉजी ही क्यों ना हो। केवल इस कारण से नहीं ले सकते कि उसका निकल गया, सब सब्जेक्ट से निकलते हैं। आपसे टकराता कौन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन आपसे मिल गया। ठीक, और भी बता दे कि इंटरेस्ट बहुत बहुत मैटर करते हैं। कोई सब्जेक्ट किसी को कभी सूट ही नहीं करता है, उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो हम अभी आप लोगों को क्लियर कर दिए। अब ममता लेगी आप लोग क्वेश्चन, अगर किसी का कुछ खास क्वेश्चन हो, मैक्सिमम लोग यहाँ पे है जो ममता से डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हैं, तो वो लोग क्वेश्चन ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, मतलब पूछने का। जो लोग जनरली ममता के कांटेक्ट में नहीं है, वो लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ दीदी, तो मैं वही बोल रहा था कि ज्यादा डीप, तो मतलब क्या ज्यादा डीप जाना रहता है कि कोई भी सब्जेक्ट का, स्पेशली पीटी को लेके, अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब मार्किंग सब्जेक्ट है ना, कि अगर ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स को हम ज्यादा कवर कर लें तो मार्क्स तो मैक्सिमम इसमें उठ सकता है ना। हाँ, डेप्थ में जाएंगे तो वो आपका उठेगा मार्क्स। लेकिन पीटी के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि आपको डेटा बहुत रखना पड़ेगा। जैसे आपका जो बीपीएससी का जो पीटी है उसमें आपको डेटा वाइज ज्यादा पूछता है, यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में कंसेप्ट भी रहते हैं, मतलब कंसेप्ट रहते हैं, मतलब कंसेप्ट रहते हैं, डेटा नहीं रहता। डेटा इक्का दुक्का रहा, लेकिन कंसेप्ट मैटर करता है। लेकिन बीपीएससी में आपके पास डेटा होना चाहिए, और डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आपको उस तरह से तैयारी कर लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज आप बांट लीजिए। जैसे हिस्ट्री आप पढ़े तो हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस मतलब उससे डेप्थ में पढ़िए ताकि उससे छूटे नहीं, और बाकी सारे मतलब कोई छोड़िएगा नहीं। अगर जैसे 1-2 पोर्शन छूट गया तो छूट गया, लेकिन मैक्सिमम आप देख लीजिए। सबका तो पैटर्न पता है किससे कितना क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इस तरह से। तो आप उस तरह से तैयारी कीजिए। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है मैडम कि स्पेशली जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री है या फिर इंडियन ज्योग्राफी है, तो इस पार्ट से ज्यादा चांस है कि इससे आता है, इससे नहीं आता है मॉडर्न? देखिए, बीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री है ही नहीं, ठीक है। बीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है एक्चुअली। जो आया है, वो जो आता है वो हम लोगों को हो सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हो, लेकिन वो करंट में आया हुआ रहता है तो पूछता है। हिस्ट्री का तो कोई ये नहीं है, वो कहीं से भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये बहुत लोग फेस किए होंगे, लेकिन हम लोग को गाइडेंस मिला इसलिए हम लोग नहीं फेस किए। होता क्या है ना कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन वो एक्चुअली आया हुआ करंट में है, लेकिन वो लोगों को लगा कि अच्छा ये वर्ल्ड हिस्ट्री का। लोग पीछे, जैसे आप तो उस समय करंट अफेयर्स नहीं तैयारी कर रहे हैं, जैसे
17 का ही क्वेश्चन अगर कोई रहा तो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि करंट में आया था इसलिए उसमें पूछ दिया। अब आप क्या किए, पीछे पेपर उठा के देखे अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिए, तो ये बेकार हो जाएगा। आप सिलेबस देखिए, उतना ही पढ़िए, और जो अगर बोलते हैं सिलेबस के बाहर आया है तो वो एक्चुअली हो सकता है करंट अफेयर्स में आया हुआ होगा, इसीलिए आ गया है। जी मैडम। ठीक है। जी मैडम, मैं सर से कम मतलब मिल सकता हूँ क्या सर से? जैसा कि आप बता रहे थे, हम लोग सर को तो जानते नहीं है थोड़ा, तो सर कहाँ पर आते हैं? तो सर से आप बात कर लीजिए, सर अभी शेयर करेंगे अपना नंबर और सब कुछ, आप सर से बात कर लीजिए। सॉरी सर, अरे आप, मैं पार्टी में रहता हूँ सर, बट मैं साक्षी में जॉब है, मैं पार्टी में रहता हूँ प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, हम चैट बॉक्स नंबर दे रहे हैं, अपना बात कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और अविनाश को भी थैंक यू। और मैडम को मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरे भी रिलेटिव्स में लगभग 15-20 लोग यूपीएससी और बीपीएससी निकाले हैं, सबका जन्स लोग ही, लेकिन मैडम बहुत क्लियरली बताई, जो चीजों को बोली पूरा फैक्ट, ऐसा भी नहीं है कि बिना पढ़े आपका हो जाएगा। आप दोनों का गाइडेंस बहुत बेहतरीन रहा सर, थैंक यू सो मच सर आप लोग को। और ऐसा लग रहा है कि मतलब कि बिहार सरकार को एक अच्छी ऑफिसर हम लोग की दीदी के रूप में मिल रही है, जो दिल से बहुत सॉफ्ट है, काइंड है, लेकिन लीगली बहुत हार्ड एक्शन के लिए जानी जाएगी, ऐसा लग रहा है हम लोग को। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना सम अप करें, मतलब मेरे को जो बोलना है, हम फॉर्चुनेट है, ये बात तो सही है, हम फॉर्चुनेट है, और लेकिन बहुत लोग हो सकता है ये फॉर्चुनेट ना हो, तो लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि मतलब फॉर्चुनेट इस केस में है कि सर मिले हैं और मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला ड्रीम आइज, लेकिन हो सकता है बहुत लोग को नहीं मिले, तो आप लोग खाली कंसिस्टेंसी बना के रखिए और बस अपने गोल को रखिए कि हाँ हमको ये करना है तो बस करना है, पीछे मत मुड़ के देखिए। ठीक है, तो यही बोलना था। और अगर किसी का और तो क्वेश्चन है नहीं तो ऐसा तो है नहीं, तो सर मेरा तो ये खत्म हो गया। और हम लोग के लिए हमेशा याद रहेगा मैम लाइफ में कि मैडम इतना इंस्पायर की थी हम लोग के लिए, एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स रहेगा लाइफ का। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैडम, सर आप हम थोड़ा इधर उधर हो गए थे, क्या कुछ बात हुआ क्या? सर आप मेरा हो गया, हम कंक्लूड कर दिए कि हाँ मेरा मतलब हम मतलब अपना बात तो बोल दिए, तो अब आप ये कर लीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा हम इसको लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं बात को कि ममता का सिलेक्शन हो गया है, तो थोड़ा हम भी एक्सपीरियंस अपना शेयर कर ले रहे हैं। ममता जब क्लास में आई थी तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है ना कि ममता को पढ़ाना किसी टीचर के लिए नया बहुत इरिटेटिंग हो सकता है। ये अच्छा, ये सब गुण लीजिएगा मत, ममता का जो अच्छाई है लीजिए, मेहनती लड़की है, लेकिन टीचर के लिए पढ़ाना जो है ये बहुत 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 इरिटेटिंग कभी कभी हो सकता है। नया टीचर तो जानता नहीं है, क्योंकि अगर इसके मन में क्वेश्चन आया तो उससे से पूछेगी एकदम इंस्टेंट, तो आपका फ्लो जो तोड़ देगी। और मेरा शुरुआत का क्लास में जो आप किसी भी टीचर को बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि कोई स्टूडेंट जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसका बुक लेकर के टीचर के सामने में बैठा हुआ, टीचर पढ़ा रहा है उसके सामने में वो बुक रखा हुआ है, और अगर कुछ बोले जो बुक से मैच नहीं करता तो उसी समय बुक में तो ये लिखा हुआ है। तो ये जो था, खैर ये मतलब ममता जो है ना थोड़ा आउट स्पोकन है, मन में आया और जुबान पे आया वो तुरंत का तुरंत। तो खैर ये कोई मैं ये नहीं कर रहे हैं, मतलब पर्सनालिटी बता रहे हैं। और ये आप लोगों को जो लेना है, जो अच्छाई है कि ये नॉलेज लेने में बहुत बिलीव करती है, और बहुत ज्यादा मतलब शुरुआत के दौर में बिल्कुल ये नहीं सोची कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है, जो पढ़ाया गया वो पढ़ी, तो वो ट्रस्ट का भी फायदा भी मिला। बहुत ज्यादा इधर की सर जो बोल रहे हैं थोड़ा कैसे काउंटर चेक कर लेते हैं, इधर से देख लेते हैं सिलेबस में है कि नहीं है। बहुत स्टूडेंट लोग बोलते थे कि सर ये पूछेगा क्या, जब स्टूडेंट लोगों का क्या होता है ना कि जब आप कुछ पढ़ा रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछते उधर से सर ये पूछेगा क्या, तो जब ये पूछेगा क्या बोलते समझ में आ जाता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट जो टफ है। तो ये सब इसका नहीं था। तो ये जो भी है क्लास जो है वो मतलब खोज के क्लास करना, जो भी पढ़ाया जाए उसको पढ़ना, प्लस काफी कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि अगर ममता से आगे किसी का मार्क्स आ जाए तो वो शायद नींद वगैरह उड़ जाएगा, तो वो काफी आगे निकलने के लिए
उसी में कभी कभी हम जो बोले वो सही प्रूफ करने का भी कोशिश करती है कभी कभी, ताकि मतलब गलती हो गया ये थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आसानी से नहीं होता है। तो खैर खास बात ये है कि मेहनती बहुत है, बहुत मेहनती है, और बहुत अच्छा लिसनर है, सुनती है, रिटेन करती है बातों को। तो ठीक है, अब सिलेक्शन तो हो गया है, अब और भी 2 एग्जाम सामने में है जिसका रिजल्ट आने वाला है। तो देखते हैं मैक्सिमम अपने पोटेंशियल पर पहुंच पाती है कि नहीं, और रैंक अच्छा होगा तो और भी बेहतर जगह पे पहुंच पाएगी। तो हाँ, और किसी को कुछ बोलना है अगर? एक और भी हमारी स्टूडेंट थी यहाँ पर, अभी तो चली गई, आरती आई थी, ज्वाइन की थी शुरू में, वो भी ममता के साथ में मेंस निकाली थी, इंटरव्यू दी थी। तो वो, और स्वाति आई नहीं थी, लेकिन स्वाति का भी इंटरव्यू हुआ था, ममता का निकला। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे उन लोगों का भी सेशन इस तरह का ऑर्गेनाइज होगा, आरती का भी और स्वाति का भी। तो हाँ, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, डाउट है? अच्छा, दीपक नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग सेशन को क्लोज कर देते हैं। और अगर किसी को कुछ पूछना होगा, मेरा नंबर तो है ही है, मेरा नंबर पे प्रिंस हम नंबर दे दिए हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, बात कर लीजिएगा। और अगर किसी को ममता से बात करना होगा तो मेरे से बात कीजिएगा, हम बात करा देंगे। हम फोन पे, अभी जब तक ममता अवेलेबल है, आप लोग को फोन पे बात करेगी, वो जो भी आप लोग का क्वेरी होगा वो लेगी, जो भी डाउट होगा। ठीक, अभी 2-3 मिनट। जी सर। ठीक है सर, मैं नंबर आपका ले लिया। एक सवाल पूछना था सर आपसे। बोलिए। सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? बोलिए ना, बोलिए। मैं बोल रहा था सर कि हम लोग तो जॉब करते हैं, तो क्या उसके लिए कोई अलग से बीपीएससी या बीपीएससी का बैच चलता है क्या सर? जॉब के लिए तो अलग से नहीं चलता है, आप छुट्टी का दिन मैनेज कर सकते हैं। तो छुट्टी किस दिन है? फिर सैटरडे संडे को 2 दिन। तो ऐसे करेंगे कि सैटरडे संडे को हम आइएगा ना, मेरे पास प्लान रहता है। बहुत लोग सैटरडे संडे का क्लास करके या केवल संडे क्लास करके भी किए हैं काम भी। जो स्वाति लड़की है ना, वो टाटा स्टील अप्रेंटिस में है, तो वो भी तो मैनेज की ही। बहुत क्लास छूटा, लेकिन जितना मिला उसी से वो मेंस निकाली और इंटरव्यू तक गई। और टाइम लगेगा, काम करते हैं, काम होगा। हाँ यस सर, वही है कि थोड़ा, मैं आपका नंबर है ही सर, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा सर। और कहाँ आपसे मिलने के लिए कहाँ आना होगा सर? आप कहाँ रहते हैं सर? इसमें मिलेंगे, साक्षी में। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। और किसी को भी बात करना होगा तो मेरे से बात कीजिएगा, ममता का नंबर देंगे और हम बात करा देंगे। ठीक है। Okay, thank you everyone for attending the session. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you.